Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोन्स पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रिक मशीनरी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिक के बारे में कुछ स्टैंडर्ड चीजें पढ़ लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। इसी को मॉड्यूलर ब्रिक भी बोला जाता है। इसी स्टैंडर्ड ब्रिक की जो नॉमिनल साइज होती है, क्या कौन सी नॉमिनल साइज, वो होती है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब नॉमिनल साइज का मतलब है विथ मोर्टार, विथ मोर्टार, और स्टैंडर्ड का मतलब है, इसका मतलब है मॉड्यूलर ब्रिक का मतलब है विदाउट मोर्टार, यानी कि जिसके अंदर अपना जो मसाला वगैरह है वो नहीं लगा हुआ हो। और अगर मसाला लगा हुआ है, सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल साइज, वो होती है 20 इंटू 10 इंटू 10, और स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज होती है 19 इंटू 9 इंटू 9। कभी कभी पूछ लेते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक या कन्वेंशनल ब्रिक की साइज, वो होती है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 इंटू 7.6, 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6। अब ये जो ब्रिक दिख रही है आपको, जैसे ये स्टैंडर्ड ब्रिक है, जितने भी डायमेंशन है किसमें है, एमएम है, स्टैंडर्ड ब्रिक है ये। ठीक है, अब इसके जो साइज है देखो, जैसे लेंथ है 190, इसकी विड्थ है 90 mm और हाइट भी 90 mm। ये जो बीच में आपको ऐसे दिख रहा है खाली जगह, इसको बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं, फ्रॉग। ये जो फ्रॉग होता है इसकी साइज जनरली होती है 10 सेंटीमीटर लेंथ में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लाइन लेंथ में, 4 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 4 सेंटीमीटर ऐसे विड्थ होती है, और 1 सेंटीमीटर इसकी जनरली डेप्थ होती है। कहीं कहीं पे ये 10 इंटू 6 इंटू 2 सेंटीमीटर भी होता है। 10 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है, विड्थ हो जाती है उसकी 6 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाती है, डेप्थ। अब इसको यहाँ खाली जगह क्यों रखते हैं, इस खाली जगह का दो पर्पज होते हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है, आपने नाम देखा होगा किसी कंपनी का, जैसे नाम है एबीसी, तो वो एबीसी इसके अंदर लिखा हुआ दिखेगा, या जिसका मान लो किसी कंपनी का नाम है धनराज, तो उसके अंदर क्या लिखा होगा, धनराज। यानी कि ट्रेडर्स जो है, जो ट्रेड है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम वहां लिखा होगा, ताकि उसको बाद में पकड़ आसानी से सके अगर उसने खराब ब्रिक बनाई है तो। दूसरा होता है टू मेक बॉन्ड बिटवीन बिल्डिंग यूनिट्स। इन ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर सीमेंट मसाला वगैरह जो लगेगा, मोटार वगैरह लगेगा, उसका बॉन्ड जो है अच्छा बनता है। अगर खाली जगह होगी तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेगा तो बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा। वेट ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का जो वेट है जनरली 3 से 3.5 केजी के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 to 3.5 केजी के बीच में। और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक्स होता है लगभग 1800 से 1900 केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में अगर ब्रिक्स रखी है तो उनका वेट कितना होना चाहिए, 1800 से 1900। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब की कोई वॉल है, 1 मीटर क्यूब की कोई वॉल है, ब्रिक वॉल है, उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछते हैं, तो वो होती है 500। अब कईयों के मन में आता है कि सर ये 500 आया कैसे, वैसे मैंने एस्टिमेशन वाले वीडियोस में ये सब बताया हुआ है, तो कैसे आएगा 1 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार कितना है, ये जो इसकी नॉमिनल साइज है कितनी है, 20 इंटू 10 इंटू 10, तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो इससे आएगा, जो आंसर आएगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती है 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वॉल में। अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में बतानी है विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार बतानी है, तो फॉर्मूला यही 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, यानी कि आपको इस बार कौन सी साइज रखनी है, ये 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। इससे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 650। तो विथ मोर्टार तो नंबर ऑफ ब्रिक्स होती है 500 1 मीटर क्यूब में, और विदाउट मोर्टार जो होती है वो 650 होता है। ये आपको ध्यान रखना। दो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ध्यान रखो, वहां पर आप कैलकुलेशन करने तो बैठोगे ना, इसलिए। फिर अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक्स को कैसे क्लासिफाई किया है। जनरली दो बेसिस पे करा है, एक तो फील्ड प्रैक्टिस और दूसरा BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से। पहला है फील्ड प्रैक्टिस, दूसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो है BIS के हिसाब से। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से क्या है। इसके 4 क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। कौन से 4 क्लास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में देखते हैं कि ब्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। These bricks are table molded। अब ये टेबल मोल्डेड यानी कि अभी जब आगे देखेंगे अपन मोल्डेड क्या होता है, यानी कि टेबल पे बनी हुई होनी चाहिए। ये जो ब्रिक है जनरली किस पे बनी होनी चाहिए, टेबल पे, एंड दे आर बर्न्ड इन किल्न्स। देखो बर्निंग जनरली दो चीजों में होती है, एक होती है क्लैम्प्स में, एक होती है किल्न्स में, ये भी हम आगे देखेंगे।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्लास होती है वो किस में होनी चाहिए, किल्स में, यानी कि भट्टी के अंदर होनी चाहिए। दीज आर थॉरोली बर्न्ड, यानी कि जो बर्निंग होता है इसका बहुत अच्छे से होता है, और इनका जो कलर होता है डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर। कलर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक किसमें बनी होनी चाहिए, किल में बनी होनी चाहिए, टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, वेल बर्न्ड ब्रिक्स होती है, इनका कलर कैसा होता है, डीप रेड या चेरी कलर या कॉपर कलर। इनका जो सरफेस है स्मूथ होना चाहिए और टेक्सचर यूनिफॉर्म एंड शार्प एजेस, यानी कि जो ब्रिक है इसके जो एजेस है यानी कि जो किनारे हैं वो एकदम कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से भी राउंडेड नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट क्यूबर्ड शेप में होना चाहिए 19x9x9 सेंटीमीटर के हिसाब से। टेक्सचर यूनिफॉर्म, ऊपर से पूरी ब्रिक जो है एक जैसी दिखनी चाहिए, कहीं कहीं से अलग नहीं दिखनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लोज, क्रैक्स और स्टोन्स, उसके अंदर कोई भी तरह की इम्प्योरिटी या क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर अगर मैं फिंगर नेल की वजह से स्क्रैच करूं, फिंगर नेल से स्क्रैच करूं, तो उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि नो इंप्रेशन शुड बी, यानी कि इतनी सफिशिएंट हार्ड होनी चाहिए कि इंसान उसके ऊपर स्क्रैच करे तो उस स्क्रैच को वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, अगर मैं दो ब्रिक को आपस में, फर्स्ट क्लास ब्रिक को अगर आपस में टकराऊंगा, आपस में एक दूसरे को पीटूंगा, तो कैसी आवाज आएगी, मेटेलिक साउंड या फिर रिंगिंग साउंड। कैसे आनी चाहिए, टन ऐसे आवाज आनी चाहिए अगर दोनों ब्रिक को मैं आपस में टकराऊंगा। और उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 MPa, यानी कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा या इक्वल आनी चाहिए, इससे कम नहीं आनी चाहिए। उनका वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 20% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ब्रिक, से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अब ये जो ब्रिक्स होती है कहाँ काम में लेते हैं, एक्सपोज्ड फेस वर्क, यानी कि जो डायरेक्ट रेन वगैरह के कांटेक्ट में, डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, कह सकते हैं आप एक्सटर्नल वॉल्स में, ठीक है, या फिर पॉइंटिंग हो गया, मेशनरी हो गया, यानी कि जहां पर स्ट्रेन और एनवायरमेंट से बचाना है, वेदरिंग इफेक्ट से बचाना है, वहां पर हम लोग किसको काम में लेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक को। सबसे बढ़िया यही ब्रिक होती है फर्स्ट क्लास। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक्स होती, अब देखो इनमें क्या है, एक चीज ध्यान रखें, इनमें जो पॉइंट लिख दिए सिर्फ वो पॉइंट ही चेंज है, बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, सेम है। जो पॉइंट्स लिख दिए हैं वो चेंज है फर्स्ट क्लास से, बाकी सारे क्या है, पॉइंट सेम। तो देखो वहां पर था फर्स्ट क्लास था टेबल मोल्डेड, यहाँ है ग्राउंड मोल्डेड, वहां पे भी बर्न्ट इन किल्स था, यहाँ पे भी बर्न्ट इन किल्स है। उसके बाद उसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं थे फर्स्ट क्लास में, यहाँ पर देखो स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टॉर्शन अलाउड, वहां पर जो शेप था वो परफेक्ट क्यूबर्ड था, यहाँ पे जो एजेस हैं वो शार्प नहीं होंगे, थोड़े बहुत डिस्टॉर्टेड चलेंगे। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन वहां पर 20% था, यहाँ पर 22% से कम होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहां पर थी 10 MPa, यहाँ पर 7.5 होनी चाहिए, 7.5, इट शुड बी 7.5 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको 7.5 कर लेना। बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम है एज फर्स्ट क्लास, यानी कि रिंगिंग साउंड होना चाहिए, फिंगर नेल से स्क्रैच करे तो उस पर कोई निशान वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। यूसेज देखो हिडन मशीनरी, यानी कि जहां एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वहां पर इसको काम में लेना है, या आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर काम में लेना है, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वेदरिंग इफेक्ट से बचाने की कम होती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। These bricks are ground molded and are burnt in clamps। अभी तक किल्न में आ रहा था, अब ये देखो क्लैंप में, यानी कि बर्निंग जो है धीमे धीमे खराब होती जा रही है। सॉफ्ट एंड रेडिश येलो कलर, अब देखो कलर अभी तक कैसा था, दोनों का कैसा था, डीप रेड या चेरी कलर था, यहाँ पर देखो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा हल्का रेडिश येलो कलर आ रही है, यानी कि येलो टिंट उसके अंदर शो होने लग गया। सॉफ्ट है, वो थी हार्ड, ये थी सॉफ्ट। प्रोड्यूस डल साउंड, अभी तक आ रहा था मेटेलिक साउंड, इसमें आ गया डल साउंड थर्ड क्लास में, ये भी ध्यान रखना। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 24%, अभी तक था 20 और 22, अब यहाँ आ गया 24%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है it should be greater than equals to 3.5 MPa, compressive strength should be greater than equals to 3.5 MPa। यूजेस देखो फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर, लो रेनफॉल एरियाज, यानी कि जहां पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर हम लोग इनको काम में लेंगे। जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कहीं ना कहीं काम में लेते हैं। जनरली जो बाउंड्री वॉल्स होती है, घरों की जो बाउंड्री वॉल्स होती है या अपने खेत की जो बाउंड्री वॉल्स होती है, वहां पर हम लोग इनको काम में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा लोड वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। और लो रेनफॉल एरियाज, यानी कि राजस्थान जैसे इलाके में जहां पर बारिश वगैरह कम होती है, वहां पर इसको काम में लिया जा सकता है। फिर आता है फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक जो है, ये जो होती है जनरली ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती है, इनको जैम्ब ब्रिक्स भी बोलते हैं, जैम्ब ब्रिक्स भी बोलते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कैसी होती है, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स एंड वेरी मच डिस्टॉर्टेड, बहुत ही ज्यादा इनका जो शेप होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, इनकी इसके जो एजेस होते हैं बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। पहले क्यूबर्ड होना चाहिए, शार्प एजेस होने चाहिए पहले शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही कैसा है, एकदम एजेस जो है डिस्टॉर्ट हो गए हैं। ये होता है ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या है कि एकदम अचानक से टूट जाएगा। और यूजेस हैं फाउंडेशन, फ्लोर्स, बेलास्ट एक्सेट्रा। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक से ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है जनरली 14 से ज्यादा होती है, जनरली, है ना, मैं 100% नहीं बोल रहा, जनरली इसीलिए बोल रहा हूँ। तो जनरली 14 एमपीए से ज्यादा होती है, और इनको यूज करते हैं जहां पर स्ट्रेंथ वगैरह हाई चाहिए, जैसे फाउंडेशन वगैरह में हो गया, फ्लोर्स हो गया, या बेलास्ट हो गया, ऐसी जगह हो गया। इसके बाद जो एक आती है हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जो होती है ये भी ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती है। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स भी कैसी होती है, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती है। ये जस्ट स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक है, ठीक है। दीज आर ओवरबर्न्ड ब्रिक्स हैविंग वाटर एब्जॉर्प्शन। इनका वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा होना चाहिए, लेस देन 5% होना चाहिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 40 एमपीए। इन ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एमपीए क्वेश्चन पूछा गया है, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एमपीए, और वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 5%। फर्स्ट क्लास का भी 20% से कम था, लेकिन हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का बहुत ही कम होता है, लेस देन 5%। दीज आर यूजेस इन यूज्ड इन ब्रिज। देखो ब्रिज में लोड ज्यादा आता है, या हैवी स्ट्रक्चर जहां पर बहुत ही ज्यादा लोड आएगा वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिएगी, तो वहां पर हम लोग किसको काम में लेंगे, इनको हैवी ड्यूटी ब्रिक्स को। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ये किसके हिसाब से, एज पर BISM की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के साथ। तो देखो जो क्लासेस के नाम है वही उसकी क्या है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एमपीए में। जैसे क्लास 35 है तो इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एमपीए। क्लास 30 है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्लास 25 है तो उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ऐसे करके आपको 3.5 से लेके 35 के बीच में क्लास है, तो जो क्लास है उससे ज्यादा या बराबर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप टेबल को याद रख लेना, कई बार इस टेबल से क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कि मान लो आपको दे दिया कि 20 एमपीए है उसकी किसी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसकी कौन सी क्लास है, तो उसकी होगी क्लास कौन सी, 20। तो ये बस आपको ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि ब्रिक्स जो होती है किससे बनती, कैसे बनती है, किन किन मेथड से बनती है, किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो अब हम देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, इनकी जो जो मटेरियल इन ब्रिक को बनाने में लगे हैं उन सारे मटेरियल के बारे में, और हर एक मटेरियल का ये देखना है कि वो कौन सा प्रॉपर्टी उसको ब्रिक को प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा भी यही होता है, सबसे पहले सिलिका 50 to 60%, आपको परसेंटेज ध्यान रखने हैं कितना होता है, 50 to 60%। इनका काम होता है इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। यानी कि ये जो होता है ब्रिक को कैसा काम देता है, एडेशन। कैसा प्रॉपर्टी देता है, एडेशन का। यानी कि ब्रिक के जो आपस में मटेरियल होते हैं उनको चिपकाने का काम जनरली कौन करता है, सिलिका। इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स। इनके ब्रिक में क्रैक्स आने को रोकता है, या वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसको रोकता है, या श्रिंकेज यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है श्रिंकेज की वजह से, उसको भी ये रोकता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम रिडक्शन ना हो। यानी कि थस इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप टू इट। तो आपसे पूछ ले ब्रिक के अंदर यूनिफॉर्म शेप किसकी वजह से होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, सिलिका की वजह से। अब देखो कि अगर एक्सेस हो गया, सिलिका ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर सिलिका ज्यादा होगा तो destroys the cohesion between the particles and makes the brick brittle। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, अति तो सर्वत्र वर्जित है, इनकी अति हर जगह क्या है, खराब है। तो अगर ज्यादा होएगा 50-60% से भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्रिक तो कैसा बनेगा, ब्रिटल बनाएगा, और ये जो शेप होगा वो यूनिफॉर्म शेप नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है जनरली 20 to 30%। कई बार पूछा गया कि ब्रिक के अंदर एल्यूमिना कंटेंट कितना, कम से कम 4 से 5 बार एसएससी में आया हुआ है सवाल। तो इसमें होता है 20 से 30%, और इसका काम होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराना है, ताकि वो जो है जो अपन शेप उसको देना चाह रहे हैं वो शेप आसानी से ले सके, ठीक है। डिफरेंट शेप्स जो होते हैं ब्रिक के, जैसे क्यूबॉइड हो गया, अलग अलग जो भी शेप्स होते हैं वो शेप्स किसकी वजह से होते हैं, उसके अंदर जो प्लास्टिसिटी होती है उसकी वजह से। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू ब्रिक सो दैट इट कैन बी मोल्डेड, यानी कि उसको डिफरेंट शेप्स दिए जा सकते हैं अगर एक्सेस होगा। अगर एल्यूमिना ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉजेस श्रिंकेज एंड वार्पिंग। देखो सिलिका तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग को रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग होएगा ब्रिक्स का। कब होगा श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स, ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस एंड ब्रिक्स बिकम टू हार्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी ड्यूरिंग बर्निंग।
बर्निंग के टाइम क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, तो उसके ऊपर फिर हार्डनेस वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आसानी से उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ब्रिक्स हैविंग हाई एल्यूमिना आर फाउंड टू बी रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब है हाई टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हाई टेम्परेचर के लिए आपको कौन सी ब्रिक काम में लेनी है, तो वो लेनी है आपको रिफ्रैक्टरी ब्रिक। हैवी स्ट्रक्चर के लिए तो काम में लेनी है आपको हैवी ड्यूटी, और जहां पर हाई टेम्परेचर हो जैसे भट्टी वगैरह में, या जहां पर सीमेंट वगैरह बन रहा हो, या सीमेंट के क्लीन हो, या रोड ट्री क्लीन हो, वहां पर आपको कौन सी ब्रिक काम में लेनी, वो लेनी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कैसे बनती है, हाई एल्यूमिना की वजह से। ठीक है, फिर देखते हैं लाइम। तो लाइम होता है जनरली 4 से 5%। लाइम क्या काम करता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक्स। आपको एक एक फंक्शन याद रखना है, और कम ज्यादा होने से क्या डिफेक्ट होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्रैकिंग एंड श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स को प्रिवेंट करता है, जैसे सिलिका प्रिवेंट करता है। अगर एक्सेस में होगा, इफ एक्सेस, इट कॉजेज ब्रिक टू मेल्ट, यानी कि ब्रिक क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, यानी कि कैसा हो जाएगा, उसका जो शेप होएगा वो बिगड़ जाएगा। हेंस इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ शेप, शेप जो होएगा उसका बिगड़ जाएगा। जैसे आपने क्यूबर्ड शेप चाहिए तो क्यूबर्ड शेप फिर नहीं मिलेगा। इफ लम्प्स ऑफ लाइम आर प्रेजेंट देन ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस लाइम विल अंडरगो कैल्सिनेशन। अगर उसके अंदर जैसे लाइम के छोटे छोटे टुकड़े रह गए, यानी कि उसको कह सकते हैं गांठे टाइप रह गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लाइम में, मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लाइम का कैसा होगा, कैल्सिनेशन होगा उसका। लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन होकर अपने को क्या मिलता है, CaO, जैसा अपन ने देखा था लाइम में पढ़ा था। CaCO3 को जब गर्म करा था, CaO प्लस CO2 गैस बाहर लिबरेट हुई थी। ये क्या था, लाइम था, क्विक लाइम जिसको बोला था अपन ने। तो अगर लाइम के जो टुकड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स रह गए, तो वो बाद में क्या होंगे, ये जो क्विक लाइम होता है किसके प्रति हाई एफिनिटी होती है, वाटर के प्रति। और फिर ये कैसा बनता है, CaOH वोल्टोइज, ये सब हम लोग लाइम में देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्रिक होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, या डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट जाएगी, या अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके अंदर लम्प्स ऑफ लाइम नहीं होना चाहिए, यानी कि लाइम के जो है ढेर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कांटे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स होना चाहिए। ठीक है, और ना ही ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 से 6%। इट इम्पार्ट्स, जो रेडिश कलर होता है ब्रिक के अंदर, जो ब्रिक का कलर दिखता है लाल कलर, वो किसकी वजह से दिखता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह, इसकी वजह से। और दूसरा काम क्या करता है, ये जितने भी आपस में जो चारों पांचों मटेरियल है, इन सबको आपस में बांधने का काम कौन करता है, फ्यूजन का काम कौन करता है, रिएक्शन का काम कौन कराता है, ये आयरन ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको सीमेंट में बताया था कि घर का जो बुजुर्ग है, इनमें भी घर का बुजुर्ग कौन सा है, आयरन ऑक्साइड। ये आपस में सबको एक साथ लेके चलता है, इनके सबको रिएक्शन कराने का काम कौन करता है, आयरन ऑक्साइड, यानी हेल्प्स इन फ्यूजिंग द सिलिकॉन विथ लाइम ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस व्हिच इंपार्ट्स स्ट्रेंथ टू इट। हार्डनेस वगैरह या स्ट्रेंथ वगैरह भी इसकी वजह से प्रोवाइड होती है। तो इससे आयरन ऑक्साइड से 3 चीजें मिलती है, कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम शुड बी लेस देन 1%। इसकी वजह से कैसा आता है, येलो टिंट आता है। सीमेंट के अंदर ये जो मैग्नीशियम था उसकी वजह से क्या होता था, इट इम्पार्ट्स। और कलर किसकी वजह से आता था, रेडिश कलर जो आता था ग्रे, वो किसकी वजह से आता था, आयरन ऑक्साइड की वजह से। यहाँ पर भी ये देखो, इट इम्पार्ट्स येलो टिंट टू द ब्रिक। और अगर ज्यादा होगा तो कॉजेस डीके ऑफ द ब्रिक, यानी कि ब्रिक क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स, इनमें कम ज्यादा अपन ने पढ़ लिया, सबका अपना अपना काम पढ़ लिया। तो आप सब लोग इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आप सबको नोट्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट देखते हैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। ये तो सारे जरूरी थे, अब तक पढ़े। तो अब हार्मफुल क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो, ब्रिक्स कैसे बनेगी, मिट्टी से बनाएंगे। तो मिट्टी जब हम लोग लेके आएंगे तो उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज रह सकती है। तो वो इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अपने जो इंप्योरिटी है लाइम। लाइम अभी हमने देखा कि स्लैकिंग एंड मेक्स ब्रिक अनसाउंड। अनसाउंड क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपांशन होगा उसका, अपन ने देखा था साउंडनेस सीमेंट के अंदर, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। फिर देखो सेकंड जो है वेजिटेटिव मैटर या ऑर्गेनिक मैटर अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, इनकी जिनके अंदर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि देखो, जलाने में हेल्प करता है, कार्बन कंटेंट आसानी से जलता है, जलने में हेल्प करता है। लेकिन अगर जो बर्निंग स्टेज है उस टाइम में अगर ब्रिक्स को बर्निंग स्टेज के अंदर अगर कार्बन कंटेंट जो था वो कंप्लीटली जला नहीं है या ब्रिक के अंदर आ गया किसी फॉर्म में, तो क्या होगा, वहां पर होलो स्पेस रह जाएगा और ब्रिक को क्या बना देगा, पोरस। देखते हैं क्या लिखा है। इट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ब्रिक्स बट इफ लेफ्ट अनबर्nt, मैंने ये बोला इफ लेफ्ट अनबर्nt undergoes decomposition over a period of time
ड्यूरिंग विच गैसेस आर रिलीज विच मेक्स द ब्रिक पोरस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पोरस हो जाएगा यानी कि उसके अंदर खाली जगह रह जाएगी, तो ब्रिक का वेट कम हो जाएगा और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी जो होगी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं पेबल्स एंड स्टोन्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, तो क्या होगा कि इनकी वजह से क्या हो गया, अगर जब तक पड़े तब तक एक तो क्या शो करेंगे, इनकी वजह से जो टेक्सचर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, इनकी जो ऊपर से अपने को ब्रिक दिखेगी वो यूनिफॉर्म नहीं दिखेगी। दूसरा क्या होगा कि अगर वो कंकड़ पत्थर वहां से निकल गए तो वहां पर क्या हो जाएगी, जगह खाली रह जाएगी, तो जगह खाली रह गई इनकी पोरस, पोरस हुआ इनकी उसका क्या कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स और पेबल्स इन ब्रिक्स makes it porous, thereby increases the chances of failure of bricks। उसके बाद देखते हैं एल्कली। एल्कली देखो सीमेंट में भी दिक्कत दे रहा था, यहाँ पे भी एल्कली की वजह से क्या होता है, अपन ने देखा था ई फ्लोरोसेंस, क्या देखा था आपने, ई फ्लोरोसेंस सीमेंट के अंदर, यहाँ पे भी वो ही होगा। इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सोडा Na2O एंड पोटाश K2O। दीज एक्ट्स एज अ फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि उनको जलाने में, टेम्परेचर रिड्यूस करके जलाने में हेल्प करता है during the burning operation, but if present in excess causes the bricks to fuse each other, thereby resulting in twisting and warping। एक तो शेप खराब हो जाएगा, दूसरा also leads to efflorescence। efflorescence क्या होता है, व्हाइट फ्लफी लेयर आ जाती है, कैसे आता है, व्हाइट फ्लफी लेयर आ जाती है दीवार वगैरह पर, आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं efflorescence। फिर आता है आयरन पायराइड्स। अगर आयरन पायराइड्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ब्रिक्स जो होगी टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या होंगे, जनरली ये Fe मतलब Fe+2 की फॉर्म में रहते हैं, और ये कैसा होगा फिर Fe+2 से Fe+3 फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके बाद में ब्रिक्स क्या होगा, उसका शेप वगैरह या कलर चेंज हो जाएगा। फिर होता है सल्फर। सल्फर अपने को क्या, अपन ने देखा था कि सल्फर की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा था, इनकी ब्रिक जो होती है, सीमेंट में देखा था कि सीमेंट को अनसाउंड कर रहा था, इनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था, यहाँ पे भी यही होगा, कॉजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पंजी स्वोलन मास इन द ब्रिक। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर स्पंजी स्वोलन मास है ब्रिक में तो किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू द सल्फर। ये ध्यान रखना है, इन सब की वजह से जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बनती कैसे, तो 4 स्टेप होते हैं ब्रिक्स बनाने के। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसके बाद उसको शेप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसको बर्न करेंगे। तो ये चारों स्टेप इसी फॉर्म में याद रखने। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले का मतलब है मिट्टी तैयार करनी है, जो ब्रिक बनानी है उस ब्रिक के लिए मिट्टी हमें क्या करनी है, तैयार करनी है। इट इज डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस एज इट इज याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले का भी एज इट इज सीक्वेंस याद रखना है। तो क्या होता है, अनसॉइलिंग होता है सबसे पहले, फिर डिगिंग, फिर क्लीनिंग, फिर वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग और फिर टेम्परिंग। UDCWBT, आप जैसे भी इसको चाहे तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक से याद कर ले। तो इनके पहला अक्षर लिख दिया मैंने UDCWBT, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को याद होती है वैसे। अब देखते हैं एक एक को डिटेल। अनसॉइलिंग का मतलब होता है, जैसे आपने ग्राउंड सरफेस के ऊपर देखा होगा कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसके अंदर बहुत सारा वेजिटेटिव मैटर होता है। वेजिटेटिव मैटर कहने का मतलब ये है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो पत्तियां वगैरह झड़ती है तो सरफेस पे ही रहती है, तो सरफेस वाला जो सॉइल होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। जैसे जानवर वगैरह होते हैं तो जानवर वगैरह जो भी अपना कहते हैं टॉयलेट वगैरह करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है, या जो भी उनका काउ डंग वगैरह है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है। अब इस ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से हमने देखा था कि अपने ब्रिक क्या हो रही है, पोरस हो रही है, तो उस ऑर्गेनिक कंटेंट को उस मिट्टी में से निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट निकालने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि टॉप की जो लेयर होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर है, उसको ही हम लोग पूरी को ही हटा दे, उसको काम में न लगे ब्रिक बनाने। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनसॉइलिंग। इट इज द प्रोसेस इन विच टॉप 200 mm, आपको ध्यान रखना है कितनी हटाते हैं, टॉप की 200 mm ऑफ सॉइल, यानी कि टॉप की 20 सेंटीमीटर इज थ्रोन आउट, यानी कि काम में नहीं लेने, एंड नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, में काम में नहीं लेना, एज इट कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज विच कैन नॉट बी क्लीन्ड ऑफ, इनकी इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है जिनको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग टॉप की 20 सेंटीमीटर की सॉइल को हटा देते हैं, काम में नहीं लेते। अब टॉप की लेयर हट गई तो उसके बाद जो नीचे सॉइल होगी उसको क्या करेंगे, डग आउट करेंगे, यानी कि उनको यहाँ से निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिगिंग। इट इज द प्रोसेस इन विच क्ले इज फर्दर डग आउट एंड स्प्रेड ओवर द लेवल फील्ड। फिर उसको क्या करेंगे, एक
दूसरी जगह पे लेवल फील्ड में उसको बिछा देंगे, पूरा बिखेर देंगे, यानी कि फैला देंगे। अब जो उसको फैलाएंगे तो क्योंकि उसको क्लीनिंग करना है, उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर होंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, इनको रिमूव करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग। इन दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द क्ले लाइक स्टोन, पेबल, ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा। उसके बाद अब ये जो सॉइल है उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। क्या करो, उस सॉइल को ऐसे ही छोड़ दो। क्यों छोड़ना है? कि ताकि उसके ऊपर जो वेदरिंग इफेक्ट्स है, यानी कि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है उस पर हो जाए, और उसके बाद ही हम लोग उसको काम में लेना है, ताकि उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। इन दिस प्रोसेस क्ले इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर फ्यू मंथ्स, ये जनरली 4 से 6 महीने भी होते हैं, फ्यू मंथ्स, इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स सॉफ्टनिंग, रिपनिंग एंड मेलोइंग। कभी कभी डायरेक्ट यह पूछ लेता है वो कौन सा स्टेप होता है जिसके अंदर सॉइल की सॉफ्टनिंग होती है, रिपनिंग होती है एंड मेलोइंग, वो होता है वेदरिंग स्टेज। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ क्ले में 4th नंबर पे आता है, ये चीजें ध्यान रखना है। फिर आता है ब्लेंडिंग। अब देखो सब चीजें, ये जो मिट्टी थी वो सारी तैयार होगी, लेकिन अगर मान लो कुछ अपने को जो स्पेशल प्रॉपर्टीज चाहिए, अगर वो उस मिट्टी में नहीं है, तो उस मिट्टी में हम लोग वो प्रॉपर्टीज मिक्स करेंगे, प्रॉपर्टीज के लिए कुछ मटेरियल मिक्स करेंगे, उसी मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। इन दिस प्रोसेस in which ingredients required to be added is spread over the clay for desired properties। अपने को कोई अलग से प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये मिक्स हो गया, अब उसको प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए सॉइल जो है तैयार हो जाए, यानी कि ताकि उसको जो नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको शेप देना, शेप देने के लिए उसको अंदर प्लास्टिसिटी होना जरूरी। अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो उसको हम लोग शेप नहीं दे पाएंगे। तो उस प्रोसेस को, प्लास्टिसिटी प्रोवाइडिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। और किसके अंदर होता है, पग मिल में। ये मिल का नाम ध्यान रखना है, पग मिल होता है। इट इन दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी, तो टेम्परिंग में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इज बीइंग इम्पार्टेड सो एज टू प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। इट इज जनरली डन इन पग मिल। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग, मोल्डिंग। मोल्डिंग यानी कि अब उसको जो है रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देना, यानी कि उसको सांचे में ढालना है, किसी एक शेप के अंदर उसको ढालना है। तो देखते हैं, इन दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक इज गिवन। रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, जो भी अपने को शेप एंड साइज चाहिए वो अपन इस स्टेप में प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे मैनुअली हो चाहे मैकेनिकली। तो मोल्डिंग कैन बी डन इन 2 फॉर्म, मैनुअली में हैंड मोल्डिंग, मैकेनिकली में मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में आगे 2 तरह की होती है, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। अब कुछ याद आया, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो थी वो कैसी थी, टेबल मोल्ड थी, और बाकी जितनी भी थी वो सारी क्या थी, ग्राउंड मोल्ड। अब ग्राउंड मोल्डिंग का मतलब है हम लोग सिंपल लेयर नीचे सॉइल के ऊपर ही उसको, ग्राउंड के ऊपर ही उसको क्या करेंगे, शेप प्रोवाइड। टेबल का मतलब है उसको टेबल के ऊपर रख के उसके बाद हम लोग उसको यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराएंगे। तो ग्राउंड मोल्डिंग में क्या होता है, कुछ न कुछ, एक तो सरफेस जो होता है लेवल नहीं रहता, उसकी वजह से उसका जो शेप होता है वो जनरली डिस्टॉर्टेड मिलता है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज के आने के चांसेस है टेबल पे, तो टेबल साफ आसानी से हो जाती है। उसके बाद मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग या फिर ड्राई क्ले। प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं वायर कट ब्रिक्स, और ग्राउंड मोल्डिंग वाले ब्रिक्स को बोलते हैं सैंड मोल्डेड ब्रिक्स। कई बार पूछा हुआ सैंड मोल्डेड ब्रिक्स कैसे बनती है, तो वो बनती है ग्राउंड मोल्डिंग से। और वायर कट ब्रिक्स कौन सी होती है, जो प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग से बनती है, उनको हम लोग बोलते हैं वायर कट। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्रिक्स को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, वायर काम में लेते हैं, यानी कि ब्रिक्स को काटने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वायर काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स जो है सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी ड्राई क्ले मोल्डिंग में, उसके बाद प्लास्टिक क्ले, उसके बाद टेबल मोल्डिंग, और उसके बाद ग्राउंड मोल्डिंग। यानी सबसे बेस्ट, जैसे अपन उल्टा चलेंगे तो ग्राउंड मोल्डिंग में सबसे लोवेस्ट क्वालिटी, उसके बाद टेबल मोल्डिंग में, उसके बाद प्लास्टिक क्ले में, और उसके बाद हमें किसमें मिलेगी, ड्राई क्ले मोल्डिंग में। ठीक है, उसके बाद अब मोल्डिंग हम लोग किस में करेंगे, किसी मोल्ड्स में करेंगे। तो हमने टिम्बर में पढ़ा था मोल्ड्स किसके होने चाहिए, शीशम के। मोल्ड्स किसके होने चाहिए, शीशम के। शीशम की लकड़ी जो होती है अच्छी लकड़ी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ज्यादा होती है, और वो अपना शेप आसानी से रिटेन कर पाती है। इसीलिए हम लोग जनरली जो वुडन मोल्ड्स वगैरह बनाते हैं किसके बनाते हैं, शीशम के। तो पूछ लिया जाता है कि वुडन मोल्ड्स वगैरह किसके बनाएंगे, तो बनाएंगे शीशम के। मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स विच कैन बी वुड और स्टील। तो मोल्ड्स कैसे होने चाहिए, लकड़ी के या फिर स्टील के होने चाहिए। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जितने भी जो भी मोल्ड्स होंगे उनका वॉल्यूम, जो जैसे आपको ब्रिक्स चाहिए, कैसी चाहिए ब्रिक्स, 19x9x9। तो मोल्ड का अगर आपने यही सेम डायमेंशन रखे, मोल्ड के भी 19x9x9, तो आपको ब्रिक कैसी मिलेगी बाद में, छोटी, मान लो 18x8x8 की मिलेगी। तो ब्रिक कैसी मिलेगी आपको, छोटी।
तो हमेशा आपको 8 से 12% के बीच में, कितना 8 to 12% जो डायमेंशन है ज्यादा रखना है। डायमेंशन ऑफ मोल्ड इन ईच डायरेक्शन शुड बी केप्ट 8 to 12% हायर। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक है, ये जो मोल्ड है, इसके अंदर जो ब्रिक आप उसको जो शेप प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपने उसके अंदर पानी मिलाया है, तभी उसको शेप प्रोवाइड करा पाओगे। तो जो पानी होगा वो तो बाद में उड़ जाएगा, तो वो क्या होगा, श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज होने से आपको ब्रिक क्या मिलेगी, छोटी। तो पहले से अगर उसको बड़ी साइज देंगे तभी श्रिंकेज के बाद वो अपने को जो साइज में चाहिए उसमें मिल पाएगी। अदरवाइज अपन ने पहले जो साइज में चाहिए उसी का मोल्ड बनाया तो बाद में छोटी ब्रिक मिलेगी, तो फिर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए पहले ध्यान रखो। तो पूछा गया है कि मोल्ड्स की साइज जनरली कितनी होती है, तो 8 to 12% हायर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग और बर्निंग प्रोसेस के अंदर, उसको ध्यान रखना। उसके बाद फ्रॉग का काम भी क्या होगा मोल्डिंग के अंदर। फ्रॉग क्या होता है, अपन ने पीछे देखा था कि खाली जगह होती है, डिप्रेशन बना हुआ होता है। क्या होता है, डिप्रेशन, खाली जगह। An indentation mark referred as frog is placed over the raw brick during the molding which serves two purpose। अपन ने देखा था फ्रॉग के दो पर्पस थे। यूज टू इंडिकेट द ट्रेड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो बना रहा है एक तो उसका नाम, दूसरा एक्ट एज अ की बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के टू लेयर्स के बीच में वो कैसा काम करेगा, की का, यानी कि आपस में उन दोनों को जोड़ने का, बॉन्डिंग का काम करेगा। तो बॉन्ड जो अच्छा बनेगा किसकी वजह से होगा, इसी फ्रॉग की वजह से होगा। अदरवाइज अगर फ्रॉग नहीं होगा तो बॉन्ड इतना अच्छा नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप ड्राइंग। ड्राइंग अब क्या है, अगर आपने देखो, आपने उसको पहले प्रिपेयर करा, फिर आपने उसको शेप दिया, अगर उसके बाद आप सीधा उसको जलाओगे तो क्या होगा, उसको टेम्परेचर जो है, उसका जो पानी है, पहले मान लो जनरली 30-40% पानी उसके अंदर मोल्डिंग के टाइम में, अगर आपने उसको सीधा ही बर्निंग स्टेज में लेके गए तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस बहुत ज्यादा होगा, एकदम रैपिडली होगा, तो उसकी वजह से जो शेप होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रैकिंग वगैरह आने के चांसेस हैं ड्यू टू श्रिंकेज। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसको धीमे धीमे, वो जो पानी है उसको धीमे धीमे उड़ाएंगे। तो धीमे धीमे उड़ाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। मोल्डेड ब्रिक्स इफ बर्न्ड डायरेक्टली are liable to be cracked and distorted due to sudden change in volume observed by the loss of water। यानी कि जब पानी कम होएगा तो बहुत ज्यादा, हमने सॉइल में देखा था, जैसे पानी कम हो रहा था तो श्रिंकेज हो रहा था, तो क्या होगा, श्रिंकेज की वजह से क्रैक वगैरह आ जाएंगे अगर अचानक हम लोग ऐसा उसको बर्निंग स्टेज में ले जाएंगे। तो बर्निंग से पहले हमको ड्राइंग कराना जरूरी है। Hence bricks are first dried before subjecting it to the next operation of burning। During drying moisture content in bricks reduced up to 2%, 2% तक हम लोग ले आते हैं। अब इसी के साथ टिम्बर का भी देख लेते हैं। टिम्बर में कितना है, 12% पे तो वेट लेते हैं, 12% पे वेट लेते हैं, और नेचुरल सीजनिंग से जनरली 10 से 15% आता है। ठीक है, 15% तक आता है नेचुरल सीजनिंग से। उसके बाद अगर उससे कम करना है तो हम लोग को क्या काम में लेना, आर्टिफिशियल सीजनिंग। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियल। नेचुरली यानी कि उनको ऐसी एनवायरमेंट में रख दिया, आर्टिफिशियल यानी कि आपने फैन वगैरह चला दिए तो जल्दी सूख जाएगा, या आपने हॉट एयर वहां से पास कराई तो वो क्या होंगे, जल्दी सूख जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हॉट एयर पास कराओगे तो क्या होगा, श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ब्रिक जो है आपकी जो है स्ट्रेंथ कम मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है बर्निंग। इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ थ्रू द ब्रिक्स एंड मेक्स देम डेंस एंड ड्यूरेबल। अब उस ब्रिक को स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, वो बर्निंग स्टेज में काम होगा। अभी तक तो वो सिर्फ बनी है, लेकिन अभी उसके अंदर स्ट्रेंथ वगैरह नहीं आई है, तो वो स्ट्रेंथ का काम करेगा बर्निंग। क्यों? क्योंकि जितने भी मटेरियल अभी सब अलग अलग पड़े, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब अलग अलग पड़े, वो आपस में रिएक्ट नहीं हुए, उनको रिएक्शन का काम कौन करेगा, बर्निंग वाला प्रोसेस काम में करेगा। तो इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स एंड मेक्स देम डेंस एंड ड्यूरेबल, ताकि वो ज्यादा समय तक चले। अब ब्रिक्स होनी कैसी चाहिए, शुड बी बर्न्ड प्रॉपर्ली। अगर ब्रिक्स आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर से, मतलब जितने उसको बर्न कराना था उससे ज्यादा कराओगे तो ब्रिक्स आपको मिलेगी ब्रिटल, यानी कि ओवर बर्न होगी। तो ब्रिक्स कैसे मिलेगी आपको, ब्रिटल। और अगर उसको रिक्वायर्ड बर्निंग से कम आपने बर्न कराया तो आपको कैसे मिलेगी, अंडर बर्न, यानी कि कम जली हुई, तो वो कैसी मिलेगी आपको, सॉफ्ट मिलेगी। और सॉफ्ट ब्रिक्स जनरली क्या होगी, जो लोड कैरी करेगी वो भी कम कैरी करेगी। और ओवर बर्न ब्रिक्स कैसी होगी, ब्रिटल होगी एंड हेंस ब्रेक इजीली। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे ओवरबर्न्ट हो चाहे अंडरबर्न्ट हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ब्रिक की क्वालिटी के साथ क्या करना पड़ेगा, समझौता, यानी कि क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग उसको कम ज्यादा करें, क्यों, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को उसको गर्म करें, ताकि सब के सब कैसे हो, वेल बर्न्ड ब्रिक्स हो। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स जो होती है जनरली 1100 डिग्री सेल्सियस पे, कई बार ये टेम्परेचर पूछा गया है, तो आपको टेम्परेचर याद रखना है 1100 डिग्री सेल्सियस, where silica and lime fuse with each other and imparts hardness to the brick।
तो कभी कभी ये भी पूछ लेता बर्निंग जो स्टेज है उसमें आप वह ब्रिक्स को क्या प्रोवाइड होता है, तो स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होता है, ड्यूरेबिलिटी, डेंसनेस, ये सारे ही प्रोसेस किसके अंदर होते हैं, बर्निंग के अंदर होता है। तो स्ट्रेंथ जो जनरली मेन जो ब्रिक की जो मेन प्रॉपर्टीज होती है वो सब बर्निंग स्टेज के अंदर ही मिलती है उसको, क्योंकि रिएक्शन यहीं पर होती है, इससे पहले कभी रिएक्शन हुआ नहीं। अब देखते हैं बर्निंग जो है वो 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया अभी 1100 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट आप उसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे तो जलाओगे नहीं, तो आप उसका क्या करोगे, टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ाओगे। क्यों? ताकि उसमें श्रिंकेज क्रैक्स ना आए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसको ड्राइंग कराया, ड्राइंग के बाद हम लोग उसको डिहाइड्रेशन स्टेज कराएंगे, उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी वाटर जो है, पानी जो है उसको उड़ाएंगे वहां से। तो वो जनरली होता है 400 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज वाटर स्मोकिंग स्टेज। ठीक है, पूछा है एक बार पूछा गया कि वाटर स्मोकिंग स्टेज क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन स्टेज को ही हम लोग वाटर स्मोकिंग स्टेज बोलते हैं। और इसके अंदर करते क्या है, द वाटर विच हैज बीन रिटेन्ड इन द पोर्स ऑफ द ब्रिक इज रिमूव्ड, जो पानी है उनकी ब्रिक के अंदर, जो मोल्डिंग के टाइम हमने पानी मिलाया या प्रिपरेशन या मोल्डिंग के टाइम जो पानी मिलाया, अब उस पानी को वहां से रिमूव करना है, तो वो स्टेज होता है अपना डिहाइड्रेशन या वाटर स्मोकिंग स्टेज। सम ऑफ इसके अंदर, इसके अलावा और क्या क्या होता है, सम ऑफ द कार्बोनेसिस मैटर इस बर्न, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होगा इसके अंदर जल जाएगा और कुछ जो सल्फर होगा वो भी जल जाएगा, लेकिन कंप्लीटली सल्फर कभी नहीं जलता इस स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में सल्फर कभी भी कंप्लीटली नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कार्बन कंप्लीट नहीं जल जाएगा तब तक सल्फर भी कंप्लीट नहीं जलेगा। तो कार्बन कंप्लीट जलेगा सेकेंड स्टेज में, तो उसी के बाद जो होगा सल्फर कंप्लीटली जलेगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले तो सल्फर कंटेंट जो होगा बाद में खत्म होगा, पहले कार्बन कंटेंट खत्म होगा। चाहे सल्फर कंटेंट बहुत कम हो कार्बन कंटेंट के कंपैरिजन में, फिर भी सल्फर कंटेंट जो होगा बाद में ही खत्म होगा, पहले अपना कौन सा कंटेंट खत्म होगा, कार्बन कंटेंट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑक्सीडेशन पीरियड जो होता है उसका टेम्परेचर होता है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर कार्बन एंड सल्फर इज रिमूव्ड कंप्लीटली। वर्ड देखो कंप्लीटली, यहाँ पर था पार्शियली, ठीक है, क्योंकि वर्ड देखो सम काम में लिया, यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव होगा। और जो फेरस होगा यानी कि Fe जो होगा +2 से +3 की फॉर्म में, ये इसी में आएगा, इसी स्टेज में Fe जो होगा +2 से +3 की फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पीरियड। और सल्फर इसके अंदर कंप्लीटली रिमूव हो गया। उसके बाद आता है विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन का मतलब होता है उसको एकदम सॉलिड बना दो, ऊपर से इम्परवियस बना दो। कैसा बना दो? इम्परवियस, ताकि पानी वगैरह उसके अंदर मिनिमम जाए, या उसको एकदम जो सरफेस है उसको चिकना कर दो, ग्लास लाइक उसका सरफेस कर दो। तो ये होता है जनरली 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, और पूछे तो आपको 1100 डिग्री सेल्सियस पे ब्रिक बर्न करते हैं, ये ध्यान रखना। ब्रिक्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लास लाइक सब्सटेंस, वो इस स्टेज में होती है। कौन से स्टेज में? विट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ब्रिक्स कैसे बर्न की जा सकती है, क्लैंप और किल में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्लैंप बर्निंग कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्लैंप होता कैसा। तो ये देखो आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, ये है इसका कैसा है, प्लान है, और ये कैसा है, उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी कि एलिवेशन कह सकते हैं, ये उसका है प्लान। प्लान मतलब ऊपर से जब उसको हम लोग देखेंगे तो ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो जनरली जो होता है ये ट्रेपेजोइडल शेप में होता है। कैसे शेप में होता है? ट्रेपेजोइडल शेप। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये 2, इसकी वजह से ट्रेपेजोइडल बन रहा है। तो आधा जो छोटी साइड होगी ट्रेपेजोइड की, जो छोटी साइड होगी वो कैसी होगी? एक्सकेवेटेड होगी। कैसी होगी? एक्सकेवेटेड, यानी कि बिलो ग्राउंड होगा, बिलो ग्राउंड। और जो हायर लेवल जो उसका जो लॉन्गर साइड है वो कैसे होगी? हायर साइड में। ये है लॉन्गर साइड, और ये कौन सी है? ये है शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमेशा किसमें होती है? एक्सकेवेशन में। और लॉन्गर साइड हमेशा क्या होती है? अबव ग्राउंड। अब ये देखो, जैसे ये वाली जो है, अब सेक्शन देखोगे तो ये कैसी है? उसकी शॉर्टर साइड है, तो SS लिख देता हूं मैं, और ये है उसकी लॉन्गर साइड यानी कि LS। तो लॉन्गर साइड हमेशा एक्सकेवेशन में होगी, और शॉर्टर साइड हमेशा किसमें होगी? आपके मतलब एक्सकेवेशन में होगी शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड हमेशा अबव द ग्राउंड है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो है एंगल बनाएगा, ऐसा जो है ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना था वो जनरली 15 डिग्री होता है। क्लैंप बर्निंग में जो क्लैंप्स होते हैं वो जनरली जो एंगल बनाते हैं ग्राउंड के साथ वो 15 डिग्री सेल्सियस बनाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। सॉरी, डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इसमें करते क्या? तो सबसे पहले जो होगा, शॉर्टर साइड में आपको एक दीवार बनानी है, मड वॉल बनानी है। कैसी बनानी? मड वॉल, यानी कि कोई भी
परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता इसमें, पहली लाइन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता। मड वॉल कैसी होती है, टेम्परेरी वॉल होती है। तो सबसे पहले आपको मड वॉल बनानी है शॉर्टर साइड में, उसके बाद आपको एक फ्यूल लेयर लगानी है। फ्यूल लेयर कितनी होनी चाहिए, 700 से 800 mm के बीच में, 700 to 800 mm में फ्यूल लेयर बिछाना है। यानी यहाँ पर आपने फ्यूल बिछा दिया, जैसे आपको दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कैसा ले, ग्रीन ले ले, ब्लू ले ले। तो ये जैसा आपको दिख रहा है, ये फ्यूल लेयर यहाँ पर 700 to 800 mm में फ्यूल लगाया। उसके बाद फ्यूल लगाने के बाद आप उसके ऊपर ब्रिक्स रखेंगे। तो जनरली जो ब्रिक्स होगी वो कितने लेयर में होगी, 2 से 3 लेयर में, 2 से 3 लेयर्स के अंदर जो ब्रिक्स आप उसके ऊपर लगाओगे। ठीक है, 2, 3 या 3, 4 मैक्सिमम जो होगी 3 to 4 ब्रिक्स आप लगा सकते हो। यानी कि एक ब्रिक, इसके ऊपर ये दूसरी, इसके ऊपर ये तीसरी, इसके ऊपर ये चौथी। अब देखो यहाँ पर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस कैसे, कि जस्ट एक के ऊपर एक तो रखने से रहोगे, तो आप कैसे रखोगे, पहली ब्रिक ऐसे, ये जो दूसरी साइड में, तो इसके ऊपर जब ब्रिक रखोगे तो आधी इसके ऊपर आनी चाहिए, आधी इसके ऊपर, ऐसे। नेक्स्ट वाली ऐसे आएगी, तो ये आपको ऐसे ब्रिक्स रखने है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो आप उसके बीच में, यानी कि कहने का मतलब है उसके आप गर्म करोगे तो गैसेस निकलेगी गरम गरम, तो गरम गरम गैसेस निकलने के लिए बीच में जगह तो होनी चाहिए, तभी तो जलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ब्रिक्स जो होगी साइड से तो बहुत अच्छे से जल जाएगी, लेकिन बीच में से ऐसे ही रह जाएगी। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसका एक्सपोज्ड होना चाहिए, इनके बीच में से प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए, ताकि हॉट गैसेस वगैरह वहां से पास हो सके। ठीक है, ये ध्यान रखना, अरेंजमेंट है। जैसे सीजनिंग में हम लोग टिम्बर की सीजनिंग में हमने देखा था प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी, बीच में से हवा जाने की, वैसे वैसे यहाँ पे भी जरूरी। तो 2-3 लेयर में आपने ब्रिक्स लगा दी, उसके बाद उसके ऊपर वापस फ्यूल लेयर, फिर वापस ब्रिक लेयर, फिर वापस फ्यूल लेयर, फिर वापस ब्रिक, फिर वापस फ्यूल लेयर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या है कि फ्यूल लेयर की डेप्थ जो है कम करनी है। शुरुआत में देखा आपने कि 700 से 800 थी, बाद में मान लो आपने कर दिया 500 से 600 mm, फिर आपने नेक्स्ट में कर दिया मान लो 300 से 400 mm। तो ऐसे कम करते जाना है, फ्यूल लेयर की डेप्थ जो है आपको कम करते जाना है ऊपर बढ़ते टाइम। और जैसे मान लो इसकी हाइट जो होती है क्लैंप की जनरली, यानी कि ये जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जनरली होती है 3 से 4 मीटर। कितनी होती है, 3 to 4 मीटर। तो जब ये 1/3 कंस्ट्रक्ट हो जाए, कितनी, 1/3, उसके बाद आपको नीचे वाली लेयर में आग लगा, यानी कि बर्निंग स्टार्ट कर देना है। कब, जब 1/3 क्लैंप तैयार हो जाए आपका, तब आपको नीचे वाली लेयर में क्या करना है, आग लगा देना, बर्निंग स्टार्ट कर देनी। अब उसको बर्निंग को स्टार्ट करोगे तो क्या फायदा होगा कि आप ऊपर ऊपर लगाते जा रहे हो, नीचे से ब्रिक्स जो है जलती जा रही है, जलती जा रही है, और साइड से कवर करते जाओगे। अब क्योंकि अभी तक साइड में कुछ नहीं था, तो साइड में मड वॉल बनाते जाओगे और आग लगा दी। और जैसे जैसे फिर कंप्लीटली, जैसे 3 से 4 मीटर तक कंप्लीटली वो बन गई, उसके बाद उसको टॉप से, साइड से, बॉटम से, सब जगह, बॉटम से तो वैसे ही ढका होता है, टॉप और साइड से उसको कंप्लीटली मड वॉल या मड लाइनिंग से, किससे करना है, मड लाइनिंग से उसको प्रॉपरली कवर कर देना है। ठीक है, जब वो कंप्लीटली बन जाए, ठीक है, ताकि क्यों, अब अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो एक तो बारिश वगैरह आएगी तो वो आग बुझ जाएगी, आग बंद हो जाएगी, आग जलना बंद हो जाएगा। तो एक तो वो चीज होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर वो कवर नहीं होगा तो उसके अंदर से हीट का लॉस हो जाएगा। किसके अंदर, हीट का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हवा है वहां से पास होती जाएगी, गर्म हवा जो है वहां से पास होती जाएगी, तो आपको क्या होगा, हीट का लॉस हो जाएगा। तो ये हीट लॉस और बारिश वगैरह के टाइम बंद ना हो, इससे बचाने के लिए जनरली बारिश के अंदर क्लैंप बर्निंग, मानसून सीजन में क्लैंप बर्निंग करते ही नहीं है। मानसून की स्पेलिंग गलत हो रही, मानसून सीजन में हम लोग जनरली क्लैंप बर्निंग नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये फिर टेम्परेचर जो है वो बंद, आग भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ठीक है, इसलिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें थी। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं क्या बात करता है। क्लैंप्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल पीस ऑफ लैंड व्हिच इज जनरली ट्रेपेजोइडल इन प्लान। प्लान ट्रेपेजोइडल, द शॉर्टर साइड ऑफ द एरिया इज केप्ट इन एक्सकेवेशन, ये आप देख चुके हैं, एंड द लॉन्गर साइड इज रेज्ड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ये एंगल देख लिया 15 डिग्री अपन ने देख। अ ब्रिक वॉल इन मड इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड में पहले वॉल बनानी है, ठीक है, मड वॉल क्या हो गया इसको, एंड अ लेयर ऑफ फ्यूल ऑफ थिकनेस 700 to 800 mm इज अप्लाइड ओवर द एरिया। हाँ, इसमें जो फ्यूल जो भी काम में लोगे, जितना भी फ्यूल काम में लोगे, वो कैसा होना चाहिए, लोकली अवेलेबल फ्यूल, ये बात रह गई थी अपनी। तो ये चीज, तो फ्यूल जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लोकली अवेलेबल फ्यूल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा
कि आपको जो होगा महंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये महंगा पड़ेगा। इसलिए फ्यूल जो है आपका कैसा होना चाहिए? लोकली अवेलेबल फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, कैसा? काऊ डंग हो गया, लकड़ियां हो गई, या कोल डस्ट हो गया, राइस हस्क, इनकी जो फसल है उन फसल से जो ऐसा कचरा बच गया जो जलाने लायक, वो आप यहाँ पर काम में लोगे। ठीक है, इसमें बाहर से कोयला वगैरह नहीं मंगाओगे, या बाहर से हीटर वगैरह ऐसे कोई बढ़िया चीजें नहीं मंगाओगे जलाने के लिए। ठीक है, वहां पर जो लोकली अवेलेबल चीजें हैं आपको वही काम में लेनी। फिर क्या करना है? ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द 2-3 लेयर्स विच इज फर्दर फॉलोड बाय द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूल लेयर और द ब्रिक्स, यानी कि वही फ्यूल ब्रिक फ्यूल ब्रिक फ्यूल ब्रिक आपको ध्यान देते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको देखो थिकनेस ऑफ द फ्यूल लेयर इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली अलोंग द हाइट ऑफ द क्लैंप। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे फ्यूल लेयर की जो है थिकनेस कम करती जाना है। द टोटल हाइट ऑफ द क्लैंप इज इन द रेंज ऑफ 3 to 4 मीटर व्हेन 1/3 ऑफ द क्लैंप इज प्रिपेयर्ड। जब 1/3 प्रिपेयर हो जाए अलोंग इट्स हाइट, फ्यूल लेयर इन द लोअर लेयर इज बर्न्ड। मैंने भी यही बोला था कि जब 1/3 प्रिपेयर हो जाए तो नीचे वाली लेयर में जो फ्यूल है उसको आग लगा दो विद द सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग क्लैंप। ऊपर आप ब्रिक्स और फ्यूल लेयर लगाते जाओ। ठीक है, व्हेन द क्लैंप इज प्रिपेयर्ड कंप्लीटली, जब वो प्रिपेयर हो जाए कंप्लीटली, इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ मड लाइनिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम हीट। इनकी लॉस ऑफ हीट से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? उसको ऊपर से कंप्लीटली मड से कवर कर देंगे। तो ये है टोटल अपना क्लैंप बर्निंग। अब इस क्लैंप बर्निंग के फायदे नुकसान देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एज जो बर्निंग हो रही है कैसे हो रही है? अब आपने उसको आग लगा दिया। अब एक बार उसमें आप एक चीज जान दो, अगर एक बार उसमें आपने आग लगा के उसको कवर कर दिया, क्या अब आप आग बुझा सकते हो? बंद कर सकते हो आग को? नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक बार अगर आपने बर्निंग स्टार्ट कर दी, आप उसमें बर्निंग को बंद नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा एडवांटेज है इसी फॉर्म में कि एक बार आग लगा दी, अब वो क्या होगा? धीमे धीमे फ्यूल जलता रहेगा, धीमे 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 धीमे। अब फ्यूल खत्म भी हो जाएगा तब भी उसके अंदर हॉट गैसेस तो है, इनकी टेम्परेचर तो उसका गर्म है ही। तो उस गर्मी की वजह से भी जो ब्रिक्स होगी वो आपके अच्छे से पकती जाएगी, बर्न होती जाएगी। तो आपको जो ब्रिक्स मिलेगी धीमे धीमे बर्न की, और कोई चीज को जितना धीमी आंच में पकाया जाए ना वो उतना अच्छा बनता है। अगर उसको फटाफट पकाने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा? उतना अच्छा नहीं बनता। इनके तो ब्रिक्स में भी यही प्रॉपर्टी है कि उसको जितना आप आराम आराम से पकाओगे उतना सही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ठंडा भी अपने आप होगा, क्योंकि आप गरम गरम उसको वापस मड लाइनिंग हटा के वहां से ब्रिक्स निकालने से रहे, क्योंकि आपके हाथ वगैरह जल जाएंगे, गैसेस वगैरह निकलेंगे, तो ठंडा भी अपने आप होगा। तो ठंडा होने में भी टाइम ले रहा है, आराम आराम से ठंडा हो रहा है, और कूलिंग भी आराम आराम, मतलब बर्निंग और कूलिंग दोनों ही क्या हो रहा है? आराम आराम से। तो उसकी वजह से जो ब्रिक्स की जो मिलेगी वो ब्रिक्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। एज gradual burning and cooling is of the bricks is allowed in the clamp, bricks obtained from it are comparatively strong and tough, यानी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। अब देखो क्लैंप बर्निंग में आपको किसी भी तरह का स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं, क्योंकि मटेरियल भी सारा लोकली अवेलेबल है और कुछ ऐसा पक्का कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना पड़ा कि आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़े। तो नो स्किल्ड लेबर और सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द क्लैंप्स। As locally available fuel is used for the burning, this process is found to be comparatively more economical. Economical भी है। Next, disadvantage. Bricks obtained from the clamps are not of regular shape and size. अब रेगुलर शेप और साइज के क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा कि आप जो नीचे वाली लेयर थी उसमें सबसे पहले आग लगेगी, तो उसका जो नीचे फ्यूल लेयर था, फ्यूल जब जल जाएगा तो वहां पर जगह खाली हो जाएगी, तो नीचे वाली जो होगी नीचे आ जाएगी, और धीमे धीमे उनके ऊपर ब्रिक्स जो होगी सबकी सब क्या हो जाएगी? बीच में से फ्यूल लेयर हटता जाएगा तो ब्रिक्स क्या आएगी? नीचे आती जाएगी। तो जो नीचे वाली होगी एक तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड है, दूसरा क्या है कि नीचे वाली सबसे ज्यादा बर्न होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने उसको आग लगाया तो सबसे पहले जलना वो स्टार्ट हुई, तो सबसे ज्यादा भी वही जलेगी, और सबसे कम कौन सी जलेगी? जो सबसे टॉप पे थी, क्योंकि सबसे कम समय के लिए वो जली। तो इसकी वजह से क्या होगा? नीचे जो होगी आपको ओवर बर्न मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको अंडर बर्न मिलेगी, और बीच में आपको कैसे मिलेगी? वेल बर्न ब्रिक्स। ठीक है, और ये नीचे गिरने की वजह से ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से क्या होगा? उसका जो शेप एंड साइज जो है वो खराब हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। तो ब्रिक्स इन लोअर लेयर अंडरगो सेटलमेंट ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्रिक्स इन द अपर लेयर। द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, अच्छी क्वालिटी है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? अच्छी तो अपन ने देख लिया क्यों थी कि बर्निंग और कूलिंग दोनों क्या सब ग्रेजुअल थी, इनकी स्लो थी।
लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। नीचे आपको ओवर बंट मिल रही है, आपको टॉप पे अंडर बंट मिल रही है, और बीच में ग्रेजुएट वो वेल बंट मिल रही है। ठीक है। फ्रॉम द क्लैम्प्स ब्रिक इन लोअर लेयर आर ओवर बंट एंड इन अपर लेयर में कैसे होती है, अंडर बंट। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द फायर इन क्लैम्प्स, हेंस क्वालिटी ऑफ ब्रिक कैन नॉट बी रेगुलेटेड। एक बार आपने आग लगा दिया, उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यानी कि आप रेगुलेट नहीं कर सकते कि ब्रिक्स कैसे जले। वो अब अपनी मर्जी से जैसे भी होगा वो अपने आप अंदर उसके अंदर प्रोसेस होगा, अब उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो था क्लैंप बर्निंग आपने देख ली। अब हम लोग देखेंगे किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग में क्या होगा, किल्स आर लार्ज ओवन्स विच आर यूज्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स। अब क्लैंप कैसा था, ओवन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं लार्ज ओवन, जैसे हमने सीमेंट में देखा था रोटरी किल्न थी। तो दीज आर लार्ज ओवन्स विच आर यूज्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स। किल्स जनरली दो तरह की होती है, एक कंटिन्यूअस टाइप और दूसरी होती है इंटरमिटेंट टाइप। अपन सबको ये पता ही है, कंटिन्यूअस मतलब जिसके अंदर सारे ऑपरेशन एक साथ चल रहे हों, और इंटरमिटेंट मतलब जिसमें ऑपरेशन क्या होगा, एक खत्म होगा तभी दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। जैसे कि देखो, एक जो अपने घर में पानी की सप्लाई आती है वो कैसे आती है, इंटरमिटेंट आती है। सुबह पानी आता है, शाम को आता है, दोपहर में नहीं आता, तो इंटरमिटेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो तो 24 आवर्स रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी कंटिन्यूस सप्लाई है, लेकिन जो पानी का सप्लाई है वो आपकी कैसे, इंटरमिटेंट। इसी से आप समझ लो कि कंटिन्यूस यानी कि सारे ऑपरेशन अगर एक साथ चल रहे हैं तो आपका क्या होगा कि कंटिन्यूस सप्लाई होगी, कंटिन्यूस टाइप की केन होगी। और अगर एक ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद आप नेक्स्ट ऑपरेशन यानी कि एक काम खत्म होगा उसके बाद आप नेक्स्ट काम करोगे, तो उसको कैसा बोलोगे, इंटरमीडिएट। अब देखो क्लैंप बर्निंग में क्या हुआ, पहले आपने उसके अंदर ब्रिक्स को लोड करा, फिर उसका बर्निंग हुआ, फिर आप उसका कूलिंग हुआ, फिर आप उसको वहां से काम में लोगे यानी कि अनलोडिंग। तो चारों स्टेप कैसे हो गए, अलग अलग टाइम में हो रहे हैं, यानी कि कैसा था, इंटरमीडिएट। एक साथ आप ना तो एक साथ आप उसको गर्म कर पा रहे थे, ना एक साथ आप उसको ठंडा कर रहे थे, ना ऐसा थोड़ी हो रहा था कि एक तरफ से ब्रिक डाल रहे हो दूसरी तरफ से ब्रिक निकाल रहे हो, ऐसा नहीं था। तो उसमें कैसा था, इंटरमीडिएट। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, एक तरफ से आप लोडिंग करोगे तो दूसरी तरफ से तैयार ब्रिक आपको अनलोडिंग के लिए भी तैयार मिलेगी। यानी कि लोडिंग, अनलोडिंग, हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग सारे प्रोसेस आपको एक साथ मिलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस। These are the type of kiln in which supply of the bricks is ensured to be continuous by performing all the operations of loading, burning, cooling and unloading simultaneously। सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। अब इसी के टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है बुल ट्रेंच किल्न, इसका टाइप है कंटिन्यूअस का बुल ट्रेंच। पूछा जाता है दिस किल्न इज कंस्ट्रक्टेड इन एक्सकेवेशन आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। यानी कि या तो ये आधी गड्ढे के अंदर होगी या पूरी गड्ढे के अंदर होगी, यानी कि पहले गड्ढा खोद के फिर इसको बनाना है, ऊपर नहीं दिखेगी, या तो थोड़ी बहुत दिखेगी या बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, जनरली रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ओवल इन प्लान होता है जनरली। ठीक है, ऐसा होता है। इन दिस किल्न bricks are placed in different section where all the operation of loading, burning, cooling and unloading are performed simultaneously। अब देखो कैसा है, आप देखो ये अलग अलग नंबर ऑफ चेंबर्स बने हुए। जैसे मान लो अपन ने इसको 1 नाम दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ऐसे देख रहे हो तो आप लगभग 16 चेंबर है इसमें। जनरली होते 12 है। ठीक है, जनरली इवन नंबर में होंगे, जनरली 12 होते हैं लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली ये जितने अलग अलग चेंबर्स बने, क्लैंप में देखा तो एक ही जगह सब था, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग चेंबर्स बने हैं। और ये जो बीच में है यहाँ से क्या होता है, बर्निंग होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, चिमनी है। कैसी है, चिमनी। और ये चिमनी कैसी होगी, मूवेबल, यानी कि चलती रहेगी, एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है। और वो भी कितनी होगी, 2 होगी। एक आप देख रहे हो यहाँ पर है और एक आप देख रहे हो यहाँ पर है। ये 2 तरह की 2 चिमनी है, दोनों कैसे रोटेट हो रही है। यहाँ से कभी 1 नंबर में आएगी तो कभी वो 12 पे जाएगी, कभी वो 4 पे जाएगी, ऐसे रोटेट होती रहेगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनीज which are placed one section ahead of the section in which the burning is to be carried out। अब देखो, अब अभी तक देखो आपने क्लैंप और बर्निंग में हमने सीधा बर्निंग करा, उसमें प्री हीटिंग नहीं करा। प्री हीटिंग करते कैसे, क्योंकि प्री हीटिंग का मतलब क्या है कि बर्निंग से पहले हमने ब्रिक्स को गर्म करा। अब वो गर्म कैसे करते हैं, वहां तो कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मान लो इनमें जो है
यहाँ पर मान लो 3 नंबर में जैसे आग लगी हुई, 3 नंबर में जैसे बर्निंग हो रहा है, तो यहाँ से जो गरम गरम गैसेस निकलेगी वो बाहर जाएगी तो वेस्ट होएगी। तो उन गैसेस को हम लोग कलेक्ट करके दूसरे चैम्बर्स में भेज देते हैं, जहां पर क्या होगा, जो नई ब्रिक्स है उनकी प्री हीटिंग हो जाएगी, यानी कुछ टेम्परेचर तक वो जलती रहेगी। तो ये सिस्टम होता है। तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल वैसे पड़ जाता है क्योंकि इनमें जो है कि हम लोग वेस्टेज जो होता है मिनिमम होता है। वहां पर तो वेस्टेज कंप्लीट वेस्टेज था, यहाँ पर वेस्टेज जो होगा मिनिमम होगा। अब देखो इसमें करते कैसे हम लोग, कि जैसे मान लो हमने क्या करा कि पहले एक नंबर में मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके अंदर ये जो मेरा 15 नंबर है, मान लो मैंने 15 नंबर के अंदर ब्रिक्स डाली, ठीक है, 15 में डाल दी, सॉरी 15 नहीं 14 नंबर में, 14th नंबर में मैंने ब्रिक्स डाली। तो उसके बाद उसमें क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हुआ मेरा लोडिंग, लोडिंग हुआ। उसके बाद मैंने उसके बाद वहां से गई प्री हीटिंग, यानी कि प्री हीट हो रहा है, उसके जो पास वाला प्री हीट हो रहा है, एक दो चैम्बर प्री हीट हो रहा है। उसके बाद उसकी बर्निंग हो रही है एक चैम्बर में, फिर उसकी कूलिंग हो रही है 2-3 चैम्बर में, फिर उसको अनलोडिंग हो रही है। तो आप ध्यान दो कि एक साथ ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ पर लोडिंग चल रही है, किसी एक चैम्बर में लोडिंग चल रही है, किसी एक चैम्बर में प्री हीटिंग चल रही है, किसी में बर्निंग चल रही है, किसी में कूलिंग चल रही है और किसी में अनलोडिंग चल रही है। तो ये प्रोसेस सारे क्या है, एक साथ चलते रहते हैं। इसी कारण से ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइप किल। और ये भी एक सेट नहीं 2 सेट चल रहे हैं, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये वाला हो गया, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, अगर आज जो है मान लो आज मेरा जो है लोडिंग किसमें है 14 नंबर में, तो कल मैं लोडिंग करूंगा 13 नंबर में, नेक्स्ट डे मैं लोडिंग करूंगा 12 नंबर में, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे लोडिंग करूंगा अपने 11 में, ऐसे मैं करूंगा लोडिंग जो है नेक्स्ट, यानी कि चेंबर चेंज होता जाएगा। हमेशा मैं 14 नंबर में ही लोडिंग नहीं करूंगा, मैं चेंज करता जाऊंगा, उसके पास में बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, जैसे देखो कि अगर मैं आज एक नंबर में लोड कर रहा हूं तो मेरा 2 नंबर क्या है, खाली पड़ा है, 2 नंबर खाली पड़ा है, 3 नंबर में मैं अनलोडिंग कर रहा हूं। अब इसको उल्टा देखो, आप सोचोगे ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो एक में मैंने लोड करा, तो एक के पास में कौन सा है 6 नंबर, अगर ये कब है जब उसमें 12 नंबर है, टोटल 12 चेंबर्स है। अभी अपन ने देखा उसके अंदर 16 थे, अगर 12 चेंबर्स होंगे तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर लोडिंग करा तो इसके बाद ये जो 6 नंबर है वहां पर मेरा क्या चल रहा है, प्री हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर मेरा चल रहा है बर्निंग 5 में, 4 में मेरा चल रहा है कूलिंग, यहाँ पर 3 में अनलोडिंग, ठंडा होने के बाद अनलोडिंग, इसको मैं रखूंगा खाली, इसमें फिर करूंगा लोडिंग। अब मैंने अगर इसमें लोडिंग करा तो कल को मेरा जो होगा 6 नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, इसके आगे वाला जो है, अब इसको मैं 6 भी नाम दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर करूंगा प्री हीटिंग, फिर यहाँ पर करूंगा मैं बर्निंग, फिर कूलिंग, फिर अनलोडिंग, फिर ये खाली, फिर यहाँ पे वापस लोडिंग, ऐसे चलता है। यानी कि कभी भी फिक्स नहीं है कि जिसमें, जैसे आप देखो कि जहां मैंने आज लोडिंग करी है वहां नेक्स्ट डे मैं वहां लोडिंग उस सेम चैम्बर में नहीं कर रहा है। यहाँ पर आज मैंने नंबर 1 चैम्बर में करा है तो नेक्स्ट डे मैं नंबर 2 चैम्बर में करूंगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या थी कि एक तो जो है पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कैसा होता है, कंप्लीटली एक्सकेवेशन में होता है या कंप्लीटली ग्राउंड के ऊपर होता है। तो ये ग्राउंड के ऊपर थोड़ा बहुत होता है या फिर कंप्लीटली एक्सकेवेशन, और इसका कोई परमानेंट रूफ नहीं होता, परमानेंट रूफ नहीं होता है, यानी कि कह सकता हूं नो परमानेंट रूफ, इसमें कभी भी परमानेंट रूफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। और इसमें जो चिमनी होता है वो कैसा होता है, 2 सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी, यानी कि इसके अंदर चिमनी रोटेट करती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हॉफ में, अब ये जो है कंप्लीटली अबव द ग्राउंड है, these kilns are constructed above the ground। तो हॉफमैन और बुल ट्रेंच में क्या हो गया, बुल ट्रेंच आधी ग्राउंड में और आधी ऊपर हो सकती है या फिर कंप्लीटली ग्राउंड के अंदर, लेकिन ये हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहेगा, हेंस these are referred as flame kiln भी बोलते हैं हॉफमैन kilns को। these kilns are essentially circular, इनका शेप कैसा होगा, सर्कुलर। वहां पर कैसा था, रेक्टेंगुलर, ओवल या सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर होगा। और चिमनी कैसी, सेंट्रल फिक्स्ड चिमनी, यानी कि चिमनी एक ही जगह पे, लेकिन उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी था, ये ध्यान रखना है। इन दिस kiln bricks are placed in different chambers where all the operation of, बाकी वही चीजें सेम है। ठीक है, बाकी चीजें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज क्या हुआ, वहां पर मूवेबल चिमनी था, यहाँ पर सेंट्रल फिक्स्ड चिमनी है। वो या तो एक्सकेवेशन में थी पार्टली या फिर कंप्लीटली एक्सकेवेशन, ये कंप्लीटली अबव ग्राउंड है,
ये सर्कुलर इन शेप होती है, वो सर्कुलर रेक्टेंगुलर है, ओवन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई परमानेंट रूफ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर परमानेंट रूफ होता, लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप ध्यान। अब देखो इसमें भी क्या है, जैसे ये है यहाँ पर चिमनी है, तो अब देखो ये अलग अलग इसके अंदर गेट्स होते हैं, 4 तरह के डोर होते हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए, एक मेन डोर होता है, एक फ्यूल वगैरह के लिए, और एक रेडियल फ्यूल डोर भी होता है। तो जैसे देखो अगर ये है कि आज ये वाले चैम्बर्स, ये 3 चैम्बर अगर आज ड्राइंग जोन में इनकी कूलिंग चल रहा है, तो इनके पास यहाँ चल रहा है अपने प्री हीटिंग, ये क्या हो रही है, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग, फिर ये बर्निंग, सॉरी ये ड्राइंग जोन यानी कि ये लोडिंग जोन है, फिर लोडिंग के बाद प्री हीटिंग, फिर बर्निंग, फिर इनके बाद कूलिंग, फिर यहाँ से बाहर निकाल दे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो नेक्स्ट डे देखो लोडिंग दूसरे चैम्बर से हो रही है, तो हमेशा ऐसे ही चलता है, आज जहाँ लोडिंग हुई है वहां पर कल लोडिंग नहीं होगी। जैसे 1 नंबर में लोडिंग हो रही है तो 2 से अनलोडिंग हो रहा, 3 से 6 के बीच में कूलिंग, 7 से 8 में बर्निंग, 9 से 12 में प्री हीटिंग। उसमें एक साथ 2 सेट चल रहे थे, यहाँ पर सिंगल सेट चलेगा, उसमें 2 हाफ बुल ट्रेंच में 2 सेट चल रहे थे, यहाँ पर सिंगल सेट चलता है क्योंकि यहाँ चिमनी एक है, वहां 2 चिमनी। नेक्स्ट अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि बर्निंग कैपेसिटी जो होती है किसमें देखना है डिफरेंस, बुल ट्रेंच या हॉफमैन की बात कर रहा हूँ, बुल ट्रेंच या हॉफमैन में बर्निंग कैपेसिटी जो है बुल ट्रेंच की अबाउट 3 लाख इन 12 डेज, 12 दिन में लगभग 3 लाख, इसकी होती है एक सीजन में 40 लाख, इनकी ज्यादा कैपेसिटी है हॉफमैन की। कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग एज नो परमानेंट रूफ, ठीक है, इसमें कोई परमानेंट रूफ नहीं होता, यानी कि ये भी मानसून में काम नहीं करेगा, क्लैंप बर्निंग भी अपना मानसून में काम नहीं कर रहा था, ये भी मानसून में काम नहीं करेगा, इसके अंदर परमानेंट रूफ होता है, इसलिए ये क्या करता है थ्रू आउट काम करता है हॉफमैन, ये पूछा जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसके अंदर हाई होगी बुल ट्रेंच में, और इसके अंदर लेस। अब आप बोलोगे लेस क्यों होगी, क्योंकि देखो इसके अंदर जो लॉसेस होंगे कम होंगे, क्योंकि इसका रूफ जो है परमानेंट है, और इसका जो रूफ है वो परमानेंट नहीं है, उसकी वजह से लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ड्राइंग स्पेस, आप इनकी जो ब्रिक्स है ड्राइंग के लिए अपने को बुल ट्रेंच के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, हॉफमैन के लिए कम चाहिए। इनिशियल कॉस्ट इसकी कम है, क्यों, क्योंकि इसका परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है रूफ का, तो रूफ बनानी नहीं है तो कम पैसा लगेगा, तो इनिशियल कॉस्ट बुल ट्रेंच की कम है और हॉफमैन की ज्यादा है। नेचर कैसा है बुल ट्रेंच का, सेमी कंटिन्यूस, सेमी कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि मानसून में काम की नहीं है, जब बारिश का सीजन है तब काम की नहीं, ये तो पूरे साल भर काम की अपने। पॉपुलरिटी यानी कि ज्यादा पॉपुलर कौन सी, लोग ज्यादातर कौन सी काम में लेते हैं, कौन सी बनाते हैं, तो ये बुल ट्रेंच ज्यादातर लोग बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा कहाँ से लेके आए, तो कम पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा चाहते हैं लोग, तो कम पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा यहाँ मिलता है स्टार्टिंग में, ये लेस पॉपुलर है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स जो होगी, तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो होगी बुल ट्रेंच और हॉफमैन में ज्यादा परसेंटेज इसमें मिलेगा, कम इसमें मिलेगा, ठीक है। और सुटेबिलिटी, अब बुल ट्रेंच जो है सुटेबल व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक्स इन मानसून इज, अगर मानसून में आपके डिमांड है ही नहीं, आपके एरिया में जनरली अगर लोग मानसून में मकान नहीं बना रहे या ब्रिक्स काम में नहीं ले रहे, तो क्या होगा, सुटेबिलिटी भी कम होगी, तो आप उसको काम में, तब आप उसको सुटेबल बना सकते, यानी कि तब आप उसको बना सकते हो। अगर आपके एरिया में टोटल थ्रू आउट पूरे साल आपके ब्रिक्स की डिमांड है, तो आप अगर उसको बनाओगे बुल ट्रेंच को, तो 4 महीने तो आप बेरोजगार रहोगे, तो आपको 4 महीने बेरोजगारी नहीं झेलनी, आपको साल भर रोजगार चाहिए, तो आप बनाओगे हॉफमैन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे टाइप, ये भी कंटिन्यूअस है, ये है टनल किन। अभी तक अपन ने देखा कि ब्रिक्स जो थी वो अपनी जगह पे थी, ठीक है, तो घूम रहा था, कौन घूम रहा था, या तो चिमनी घूम रही थी या हमने जो है चेंबर चेंज कर दिए थे, लेकिन इस बार चेंबर अपनी जगह पे है, ब्रिक्स चलेगी। तो सबसे पहले ब्रिक जैसे आया ड्राइंग होके, यहाँ आया प्री हीटिंग में, प्री हीटिंग के बाद देखो फायर ये बर्निंग में गया, बर्निंग के बाद वापस ये गया कूलिंग में, और यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस बार क्या है कि मान लो फिक्स है कि ब्रिक्स ऐसे चलती हुई, यहाँ ब्रिक्स अपनी जगह पे इस बार फिक्स नहीं है, इतनी देर तक ब्रिक्स फिक्स थी, इस बार ब्रिक्स क्या होगी, चलती जाएगी एक टनल के फॉर्म में, ठीक है। These kilns are in the form of tunnels which may either have straight, circular or rectangular plan, कैसा भी हो सकता है। These kilns consist of a movable trolley over which bricks are placed, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर ब्रिक्स जो है चलती रहती है, and pass through different stationary zones in which all the operations of loading, burning, cooling and unloading is done simultaneously. This method proves to be more economical if manufacturing of bricks to be done at a large scale, यानी कि अगर मेरे को बहुत ही ज्यादा स्केल पर करना है तो मैं टनल किन बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो लॉस ऑफ हीट होगा वो सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जोन तो फिक्स है, उसको जो है आग जो लगानी हमेशा एक ही चेंबर में लगानी है,
वहां पर क्या था, आज किसी में चेंबर में लगाया, कल किसी और चेंबर में, परसों किसी और चेंबर में, लेकिन यहाँ हमेशा फिक्स है कि एक ही चेंबर गर्म रखना है, बाकी चीजें अपने आप चलती है, क्योंकि वहां भी आएगा कौन, ब्रिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखना है, ये तो कंटिन्यूस खत्म होगी। अब देखते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि जहां पर लोडिंग अनलोडिंग बर्निंग और कूलिंग जो होगा साइमल्टेनियसली नहीं होगा। These are the types of kiln in which supply of the bricks is not continuous, as all the operations of loading, burning, cooling and unloading are not done simultaneously and performed one after another. एक खत्म होगा तभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। These kilns are rectangular in plan. कैसा होता है, rectangular in plan and are provided with thick outside wall, यानी कि जो बाहर होगा बड़ा बहुत ही मोटी वॉल होगी, क्यों, ताकि हीट का एस्केप ना हो, टू अवॉइड द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम इट। पर बाहरी दीवार किसकी होगी, मड की, ये भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द दीस किल्न इन 3 to 4 लेयर्स अलोंग द विड्थ एंड 6 to 8 लेयर्स अलोंग द हाइट, यानी कि एक के ऊपर जब एक रखेंगे तो 6 या 8 ब्रिक रखेंगे, और साइड में ऐसे रखेंगे तो 3-4 ब्रिक्स रखेंगे, यानी कि ऐसे रखना 3-4, ऐसे रखना 6 से 8 नंबर ऑफ ब्रिक्स। और हर बार आपको ब्रिक के बीच में गैप तो देने हैं, क्यों, 3-4 ब्रिक के बाद गैप क्यों देना, ताकि जो आपकी जो हवा है, गर्म हवा है, हॉट गैसेस है, जो वहां से आसानी से पास हो सके। A gap of 2-3 bricks is given between the two stacks of the bricks so that hot gas can easily move. ठीक है, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है अप ड्रॉट, एक होती है डाउन ड्रॉट, एक होती है अप ड्रॉट, एक होती है डाउन ड्रॉट। ठीक है, अब देखो अप ड्रॉट क्या होता है, the quality of bricks obtained from the up draught kiln is comparatively better than, ये तो ठीक है। अब देखो होता क्या है, अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट में क्या होता है कि अप ड्रॉट जो होगा उसके अंदर जो ब्रिक्स जो बर्निंग होगा वो क्या होगा, पहले गैसेस यहाँ से जाएगी, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, कैसे जा रही है, यहाँ नीचे से देखो गर्म हवा यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, ऐसे, ये होता है अप ड्रॉट। डाउन ड्रॉट में क्या होगा कि पहले सबसे ऊपर जाएगी गैसेस, फिर वहां से नीचे आएगी, ब्रिक्स जो रखी हुई यहाँ रखी हुई, इसके अंदर ब्रिक्स जो रखी हुई यहाँ रखी हुई, पहले गर्म हवा यहाँ से आई, ठीक है, साइड से ब्रिक्स के अंदर नहीं आई, अब यहाँ से आप ये जो हवा है ये अब ऐसे नीचे की तरफ आ रही, यानी कि डाउन ड्रॉट में हॉट गैसेस जो है उनका मूवमेंट किधर से हो रहा है, हॉट गैसेस का मूवमेंट हो रहा है टॉप टू बॉटम, डाउन ड्रॉट में टॉप टू बॉटम हो रहा है, और अप ड्रॉट में हो रहा है हॉट गैसेस का मूवमेंट बॉटम टू टॉप। ये आपको बस ये डिफरेंस है दोनों में, एक में टॉप टू बॉटम और एक हो रहा है बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको किस में मिलेगी, अप ड्रॉट में। ठीक है, किससे, क्लैंप से, यहां से नहीं, इन दोनों में अगर पूछे डाउन ड्रॉट और अप ड्रॉट में ज्यादा बेटर किस में मिलेगी, तो आपको हमेशा डाउन ड्रॉट में ज्यादा बेटर किल्न, डाउन ड्रॉट किल्न में आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी ब्रिक्स की, इन दोनों के आपस में कंपैरिजन। These kilns are similar to that of up-drop kiln in plan with the difference and the movement of gases. Difference किसका, सिर्फ और सिर्फ movement of gases का। ठीक है, इसमें देखो डाउन ड्रॉट में वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट है गैसेस का, और अप ड्रॉट में होगा अप मतलब अप ऊपर की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ। These kilns are provided with the permanent wall and roof with fixed central chimney which is connected with the floor of the kiln through vertical flue stacks। बाकी आपको इतना कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। Quality of bricks obtained by the down draught kiln is comparatively better than the up draught kiln. डाउन ड्रॉट किल्न में बेटर होगा क्योंकि जो बर्निंग होगी वो ज्यादा यूनिफॉर्म होगी, इसके अंदर अप ड्रॉट डाउन ड्रॉट में, अप ड्रॉट में क्या होगा, नीचे वाली ओवर बर्न होगी, ऊपर वाली अंडर बर्न होगी, ये ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ डिफरेंस देखने हैं क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बर्निंग कैपेसिटी क्लैंप की अबाउट 20,000 to 1 lakh bricks कैन बी प्रिपेयर्ड एट अ टाइम। वो एट अ टाइम कितना, लगभग 1 से 2 मंथ, 1 से 2 मंथ यानी कि 2 से 3 मंथ, 1 से 2 मंथ तो हो गए बर्निंग के, और वही 1 से 2 मंथ हो गए कूलिंग के। तो जनरली 2 से 3 महीने में आप कितनी बना रहे हो, 20,000 से 1 लाख। लेकिन किल्न में एवरेज 25,000 ब्रिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड पर डे। तो सीधी सी बात है, बर्निंग कैपेसिटी किल्न बर्निंग की ज्यादा है। तो कॉस्ट, अब क्लैंप बर्निंग की कॉस्ट कम है क्योंकि परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। इनिशियल कॉस्ट भी इसकी कम है क्योंकि कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। इनिशियल कॉस्ट परमानेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब कॉस्ट ऑफ ब्रिक की बात है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक इसमें कम है क्योंकि जो मटेरियल वगैरह है, जो खर्चा वगैरह है कम आ रहा है, क्योंकि मटेरियल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, लोकल अवेलेबल। जो अपने लेबर है वो भी स्किल्ड नहीं है, तो सब कुछ सस्ता पड़ रहा है, तो जो ब्रिक्स की कॉस्ट होगी वो भी कम होगी। फिर
क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो होगी जनरली 60% होती है किसके अंदर, क्लैंप बर्निंग में, और किल्न बर्निंग में 90%। इसमें कैसी आएगी आपको, नीचे की तरफ अंडर ओवरबर्न्ड और ऊपर की तरफ आपको कैसे मिलती है, अंडरबर्न्ड। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छी ब्रिक्स नहीं मिलती, लेकिन जो ब्रिक्स होगी वेल बर्न्ड वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एंड टफ, लेकिन परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी काफी कम है। बर्निंग जो है कैन नॉट रेगुलेट फायर वंस इग्नाइट, एक बार आपने आग लगा दी उसके बाद आप बर्निंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके डोर्स वगैरह हैं कम्युनिकेशन के, तो आपने फ्यूल बुझा दिया, बंद कर दिया। सुपरविजन, इसमें अनस्किल्ड, इसमें स्किल्ड चाहिए। स्ट्रक्चर टेम्परेरी था क्लैंप बर्निंग का, परमानेंट था किल्न बर्निंग का। सुटेबिलिटी व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर, अगर स्मॉल स्केल आपको अपना घर बनाना है, उसके लिए आपने अपने हिसाब से ईंटें बनानी है तो आप क्लैंप बर्निंग करो, लेकिन ये आपको घर बनाना है तो आप अगर ये किल्न बर्निंग स्टार्ट करोगे तो आपको सूटेबल नहीं पड़ेगा। व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूसली, यानी कि अगर आपको बेचना है तो आप किल्न बर्निंग बनाना है घर तो आप अपने लिए बनाओगे, तो स्मॉल स्केल के लिए तो क्लैंप बर्निंग, लार्ज स्केल के लिए किल्न बर्निंग। टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग, इट रिक्वायर्स अबाउट 2 to 6 months फॉर बर्निंग एंड कूलिंग ऑफ ब्रिक्स, और इसमें होता है 1 to 2 days फॉर बर्निंग एंड 10 to 15 days फॉर कूलिंग, ठीक है। वेस्टेज ऑफ हीट, क्लैंप बर्निंग में अपन ने देखा कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से मोर वेस्टेज था, कोई प्री हीटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। यहाँ पर प्री हीटिंग वगैरह होने की वजह से जो होगा वेस्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, अब अपन ने बना ली, इंग्रेडिएंट पढ़ लिए, अब अपने को देखना है कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स कैसी होती है, उनका टेस्ट वगैरह कैसे, तो वो चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले चीज पॉइंट्स वाइज, ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है ना, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो। कई बोल रहे हैं कि आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे, तो व्यूज नहीं आ रहे, तो बनाने में मजा नहीं आता, इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे। द ब्रिक्स मस्ट बी एट लीस्ट टेबल मोल्डेड, यानी कि अगर आपको गुड क्वालिटी ब्रिक चाहिए तो टेबल मोल्डेड तो होनी चाहिए। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स आपको काम में नहीं लेनी, क्योंकि उसका क्या होगा, शेप कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा और उसके अंदर इंप्योरिटीज भी होगी, इसलिए आपको टेबल मोल्डेड ही काम में लेनी है, एटलीस्ट ग्राउंड मोल्डेड काम में नहीं लेनी। फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड शुड पजेस यूनिफॉर्म एंड ब्राइट कलर, ब्राइट कलर होना चाहिए और सब में एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रिक में कहीं पर येलो दिख रहा है, कहीं रेड दिख रहा है, कहीं ग्रीन दिख रहा है, कहीं ब्लू दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी डीप रेड चेरी कलर की होनी चाहिए। ब्रिक शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, शेप उसका डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। द वेट ऑफ वन ब्रिक इज इन द रेंज ऑफ 3 से 3.5 किलो, अगर उससे हल्की है इसका मतलब पोरस है, और अगर उससे भारी है इसका मतलब फिर अपने डेड लोड स्ट्रक्चर का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। और 1 मीटर क्यूब की 1800 से 1900 केजी ये पूछा गया है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। द ब्रिक्स मस्ट प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर, अगर एक दूसरे से टकराए तो क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। द ब्रिक मस्ट शो यूनिफॉर्म होमोजीनियस स्ट्रक्चर, अगर मैं उसको तोड़ू, ब्रिक को बीच में से 2 पार्ट करूं तो एक जैसी दिखनी चाहिए ब्रिक, जैसी ऊपर से दिख रही थी वैसे अंदर से, ऐसे नहीं कि कहीं खाली जगह दिख रही, कहीं स्टोन दिख रहे, यानी कि अंदर का बड़ा ऊपर से दिखाने को अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर भी वैसी होनी चाहिए जैसे ऊपर से। द ब्रिक मस्ट नॉट ब्रेक व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, यानी कि अगर मैंने 1 मीटर की हाइट से उसको ग्राउंड के ऊपर गिराया, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, मिनिमम कॉन्क्रीट फ्लोर तो होना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि मिट्टी में गिराऊंगा और आप बोलोगे सर नहीं टूट रही, तो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हार्ड सरफेस। अगर मैं उसको हार्ड सरफेस पे गिरा रहा हूँ 1 मीटर से, तो ब्रिक टूटनी नहीं चाहिए, अगर नहीं टूट रही तभी वो काम की, अगर टूट रही है इसका मतलब वो अपने काम की नहीं है। द ब्रिक मस्ट नॉट शो एनी इंडेंटेशन मार्क और इट्स व्हेन सरफेस इज स्क्रैच्ड फ्रॉम फिंगरनेल, अगर मैं फिंगरनेल से उसको स्क्रैच करूं तो उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं आना चाहिए, निशान नहीं होना चाहिए। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको अगर ध्यान रखनी है तो 3.5 MPa से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ब्रिक मस्ट पजेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर इससे कम है तो आप उसको काम में नहीं लेंगे। द ब्रिक मस्ट नॉट पजेस मस्ट नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ वाटर बाय ड्राई वेट इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास, अपन देख चुके थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के लिए, ठीक है। द ब्रिक मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेनिंग ओवर इट्स सरफेस व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 20। स्ट्रेनिंग का मतलब है उसके ऊपर कोई पाउडर या सफेद कलर की लाइनिंग नहीं आनी चाहिए, अगर मैं उसको 24 घंटे पानी में रखूं, यानी कि ई फ्लोरोसेंस की बात हो रही है, इसकी ई फ्लोरोसेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये निशान नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। टेस्टिंग में 5 टेस्ट है टोटल।
सबसे पहला है तो डायमेंशन टेस्ट। अब डायमेंशन टेस्ट का मतलब है कि अपन ने बात करी कि ब्रिक जो है उसकी साइज क्या होती है। स्टैंडर्ड ब्रिक्स की बात करें तो साइज होती है 19 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो ये 19 इंटू 9 इंटू 9 की है कि नहीं। अब देखो कोई ब्रिक हो सकती है थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो ड्राइंग वगैरह जो बर्निंग वगैरह होता है उस टाइम उसमें श्रिंकेज होता है, तो हल्का छोटा मोटा हो सकता है ब्रिक, कोई ज्यादा श्रिंक हो गया कोई कम हो गई तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा उसके लिए मिनिमम मेरे को डायमेंशन टेस्ट के लिए 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए। अगर मैंने 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स एक साथ में उनको डायमेंशन टेस्ट कर रहा हूँ, इनकी लेंथ हाइट और विड्थ में मेजर कर रहा हूँ, तो कितना होना चाहिए। तो अगर मैं 20 ब्रिक की 19 इंटू 20 करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, 380 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो कम ज्यादा कितना हो सकता है, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी कि 80 mm का, यानी कि मैं क्या ले सकता हूँ 372 से लेके 388 सेंटीमीटर के बीच में अगर 20 ब्रिक की लेंथ है मेरे तो ओके। कितना है 372 से लेके अगर 382 के बीच 88 के बीच में, यानी कि प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है ब्रिक की लेंथ। 20 ब्रिक की एक साथ रखूंगा एक लाइन में, जैसे इसमें देखो एक लाइन में रखा तो 20 ब्रिक की अगर लेंथ में 8 सेंटीमीटर का गपला है यानी कि ऊपर नीचे, तो मैं उसको टॉलरेट कर लूंगा। इसी प्रकार विड्थ 9 इंटू 20 करूंगा तो 180 सेंटीमीटर, तो विड्थ और हाइट में 4 सेंटीमीटर का गपला सहन किया जा सकता है। यानी कि 4 सेंटीमीटर में डायमेंशन का अगर चेंजेस है कम या ज्यादा हो रहा है 180 से यानी कि 176 से लेके 184 के बीच में, तो मैं उसको चला लूंगा। तो पूछा जाता है टॉलरेंस लिमिट्स कितनी होती है हाइट विड्थ और लेंथ में, तो आपको पता होना चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने काम में लेंगे 20, ठीक है। और 20 ब्रिक्स ही टेस्ट के लिए लेते हैं, ऐसे नहीं 20 की जगह 40 लेंगे, 20 ही लेंगे, ठीक है। फिर आता है वार्पेज टेस्ट, यानी कि जो ब्रिक अपन ने इतनी देर से बात करा, तो वार्पिंग ब्रिक कैसी हो सकती है। देखो जैसे ब्रिक्स है तो होनी कैसी चाहिए, अगर बात करा जाए तो एकदम ऐसे होना चाहिए प्रॉपर। अब भाई डायग्राम तो ऐसा प्रॉपर बनता नहीं मेरे से, लेकिन कैसी होनी चाहिए ब्रिक, कैसी होनी चाहिए उसका शेप जो है एकदम प्रॉपर, जो एजेस वगैरह है सारे प्रॉपर होने चाहिए। मान लो ब्रिक जो है नीचे से ऐसे ऊपर उठ गई, नीचे से ऐसे, यानी कि इसके जो किनारे हैं इसके ग्राउंड के टच नहीं हो रहे। ये देखो जैसे अब जो किनारे हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्राउंड के टच नहीं हो रहे। यहाँ देखो ये जैसे जगह रहेगी यहाँ टच नहीं हो रहे, यहाँ पे भी टच नहीं हो रहे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये शेप कैसा बन रहा है, कॉनकेव है। तो इस ये कॉन्वेक्स बन रहा है, नीचे से देखेंगे तो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स वार्पिंग हो गई इसके अंदर। और अगर यही ऐसा उल्टा हो जाता, यानी कि ग्राउंड सरफेस ऐसा है, किनारे से ब्रिक टच हो गई, ठीक है, किनारे से तो ब्रिक टच हो गई लेकिन बीच में से खाली जगह है, तो ये पता कैसे लगाऊंगा। तो मैं इसके लिए एक वेज होता है जिसके डायमेंशन होता है 60 सेंटीमीटर, तो 60 mm उसकी लेंथ होती है। 50 जैसे ये जो है नीचे वाली ये है, ये 60, ये 15 और ये 15, इसके ऊपर ब्रिक रखूंगा। और अगर मेरे को बीच में से खाली जगह दिख रही है और किनारे टच नहीं है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि उसमें कॉन्वेक्स वार्पिंग है या कॉनकेव वार्पिंग, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो वार्पेज होना, जो ब्रिक टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए ना, तो उसके किनारे जो है कंप्लीटली टच होने चाहिए। जैसे अगर सरफेस ये है तो उस ब्रिक कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी होनी चाहिए, यानी कि बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली इसके ऊपर टच होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। किसके अंदर, अपन ने किस में देखा था भाई, सीमेंट का देख लिया था, कंक्रीट का देख लिया था, तो वही सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है, तो ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 3.5 mm की है। अब ब्रिक का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो उससे पहले मेरे को ब्रिक को रखना है 24 घंटे पानी के अंदर। क्या रखना है 24 घंटे पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि ब्रिक्स जो होती है पोरस होती है, ठीक है। तो 24 घंटे पानी में रखूंगा, उसको जितना पानी एब्जॉर्ब करने कर दिया। उसके बाद मैं उसका जो फ्रॉग है खाली जगह उसको मैं फिल करूंगा 1:3 मोर्टार से, 1:3 मोर्टार से, और फिर उसको ऐसे ही रख दूंगा। अब उसके बाद मैं उसको 24 घंटे तक ऐसे रखूंगा और 24 घंटे बाद मैं उसको दोबारा पानी में डुबा दूंगा। अब क्या होगा, जो मोर्टार होगा 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। उसके बाद मैं उसको सीटीएम या यूटीएम में रखूंगा। और जब भी मैं सीटीएम या यूटीएम में रखूंगा तो उसका जो फ्रॉग होगा हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्रॉग शुड बी अपसाइड, यानी कि फ्रॉग की तरह होना चाहिए, टॉप की तरह। अगर फ्रॉग टॉप में है तभी मैं उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, अगर फ्रॉग साइड में रख के या बॉटम की तरफ रखूंगा तब उसका मैं कभी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करूँ। एक ड्राइंग में चीज रह गई थी, जब मैं ड्राइंग स्टेज में होता हूँ तो मेरा जो फ्रॉग है वो साइड में होना चाहिए,
फ्रॉग किधर होना चाहिए, साइड में, साइड में होना चाहिए फ्रॉग, यानी कि उस टाइम मैं ब्रिक कैसे रखूंगा, एज पे, और यहां पर मैं कैसे रखूंगा ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, फ्लैट, फ्लैट, या तो ड्राइंग में ब्रिक शुड बी प्लेस्ड ऑन एजेस और फ्लैट में ब्रिक शुड बी प्लेस्ड ऑन, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ब्रिक शुड बी प्लेस्ड फ्लैट, यानी फ्लैट का मतलब टॉप पे होना चाहिए फ्रॉग और एज का मतलब है साइड में होना चाहिए फ्रॉग। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन कलर चेंज कर लेते हैं, सही से दिख नहीं रहा। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम लोग टिम्बर में वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रिक्स एब्जॉर्ब वाटर बाय कैपिलरी एक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स, खाली जगह होती है इसलिए वो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द कॉम्पैक्टनेस व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग। अब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते कैसे, तो दो तरीके से करते हैं, या तो 24 घंटे तक उसको ठंडे पानी में रखो या फिर उसको 5 घंटे तक गर्म पानी में रख के बाद में ठंडे में। तो पहला देख लेते हैं 24 आवर्स इमर्शन इन कोल्ड वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स आर केप्ट इन ओवन। सबसे पहले तो उसको ओवन में रखेंगे 24 घंटे तक। क्यों, क्योंकि अगर उसमें कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब है तो मेरे को ड्राई वेट मिलेगा नहीं। तो ड्राई वेट के लिए मेरे को क्या चाहिए, उसको कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ओवन ड्राई। तो ओवन में रखा 24 घंटे के लिए, फिर उसको मैं ठंडा करके वेट लूंगा तो वो कैसा आना चाहिए, W1। उसके बाद मैंने उसको 24 घंटे के लिए पानी में रखा और मैंने वेट नोट डाउन करा, वो आया W2। तो ये जो W2 माइनस W1 अपॉन W1 है, ये मेरा क्या आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। और आपको पता है वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट कितनी होती है, 20, 22 और 24 फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास। उसके बाद अगर 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट करूंगा, यानी कि वेट ऑफ वही ओवन ड्राइड ब्रिक्स का तो वही लेना है SW1। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसको 5 घंटे तक गर्म पानी में रखना है। गर्म पानी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। और उसके बाद मैंने उसको क्या करना है, अगले नेक्स्ट 16 से 19 घंटे के लिए उसको मेरे को ऐसी एनवायरमेंट में रख देना है। देन ब्रिक्स आर टेकन आउट ऑफ एनवायरमेंट में ऐसी पानी के अंदर डाल के रख देना है ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद मैं ब्रिक्स को ऊपर से साफ करूंगा ताकि सरफेस कैसा होना चाहिए, हमेशा देखो सरफेस कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और अंदर से कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। फिर वह और उसको नोट डाउन कर लूंगा वेट W3, तो W3 माइनस W1 अपॉन W1 करूंगा तो। और वाटर एब्जॉर्प्शन अगर लेस देन 5% है, फ्रॉस्ट एक्शन का डेंजर जो है सबसे कम है। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन जितना कम होगा, फ्रॉस्ट एक्शन उस पर उतना कम होगा, ये तो अपने को पता है। उसके बाद ई फ्लोरोसेंस टेस्ट। ई फ्लोरोसेंस टेस्ट लास्ट टेस्ट। ई फ्लोरोसेंस टेस्ट में हम लोग को क्या करना है, उस जो ब्रिक है उसके ऊपर जो व्हाइट लाइनिंग है, व्हाइट फ्लफी लेयर है, वो आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो कैसे टेस्ट करेंगे। अब ई फ्लोरोसेंस टेस्ट क्या शो करता है, एल्कली उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो ब्रिक है, अब देखो ये लिख दिया मैंने, फ्लैट बता दिया आपको वर्ड, एज बता दिया, एंड्स का मतलब कैसे, जैसे ब्रिक है। अब जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है, तो मोबाइल की जो स्क्रीन दिख रही है, मान लो ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग अगर ऐसे है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्लैट रखी हुई है। अगर ये स्क्रीन आपको साइड में दिख रही है तो मेरा कैसा होगा, ऑन एजेस, ठीक है। और अगर ये ब्रिक को मैंने खड़ी कर दिया, अभी तक लेटी हुई थी, अब मैंने अगर ब्रिक को खड़ी कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, वो एंड्स पे, यानी कि जो शॉर्टर साइड है 9x9 वो अगर नीचे की तरफ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एंड्स की तरफ है वो ब्रिक्स। तो एंड्स ऑफ ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन 150 mm डायामीटर पोर्सलिन और ग्लास डिश। एक कोई पोर्सलिन या ग्लास डिश होता है जिसका 150 mm डाया होता है, उसके अंदर मेरे को ब्रिक रखना है और फिर मेरे को उसके अंदर 25 mm तक पानी भरना है। कितने डेप्थ तक, 25 mm तक, और फिर उसको ऐसे छोड़ देना। अब क्या होगा, ब्रिक कैसी होती है, नेचर में पोरस होती है, तो उस पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो कंप्लीटली पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद मेरे को दोबारा 25 mm डेप्थ तक पानी भरना है, फिर वो ब्रिक जो होगा कंप्लीटली पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 2 बार करना है। कितनी बार करना है, 2 बार 25 mm डेप्थ भरना है, एक बार पहले फिर दूसरी बार। जब वो कंप्लीटली या तो इवेपोरेट हो जाएगा या वो ब्रिक जो होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 2 बार हो गया, उसके बाद मेरे को उस ब्रिक को देखना है कि उस पर व्हाइट लाइनिंग वगैरह आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो व्हाइट लाइनिंग अगर बिल्कुल नहीं है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नील ई फ्लोरोसेंस। डिपॉजिट ऑफ ई फ्लोरोसेंस इज इम्परसेप्टिबल, यानी कि दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ही नहीं। अगर डिपॉजिट ऑफ ई फ्लोरोसेंस डज नॉट कवर मोर देन 10%, यानी कि 10% से कम है, टोटल जो एरिया है उसका एक्सपोज्ड एरिया, अगर उससे 10% से कम एरिया पे मेरे को दिख रहा है, इट मींस वो क्या है, स्लाइट कैटेगरी। इट मींस वो कैसा है, उसका जो ई फ्लोरोसेंस कैसा है, स्लाइट है। अगर वो एरिया 10 से 50% के बीच में कवर कर रहा है, यानी कि वो व्हाइट पैचेस जो है
अगर वो 10 से 50% के बीच में एरिया कवर कर रहा है, इट मींस इट इज मॉडरेट इफ्लोरेसेंस। अगर वो 50% से ज्यादा व्हाइट पैचेस जो है उसके ऊपर, जो व्हाइट कलर जो उस पर दिख रहा है, वो अगर टोटल एरिया का 50% से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और लेकिन पाउडर फॉर्म में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है, ब्रिक क्या हुई नहीं हुई है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि वो हाथ लगाने पे नीचे नहीं गिर रही, ब्रिक के दाने दाने नहीं हो रहे, तब तक मैं उसको बोलूंगा हैवी। लेकिन अगर मैं उसको हाथ लगा रहा हूं और पाउडर्ड फॉर्म में वो नीचे गिर रहा है, इट मीन्स वो कैसा है, सीरियस है। इट मीन्स वो कैसा है, सीरियस है। तो नोट अपने को ध्यान रखना है फॉर क्लास अप टू 12.5। अब ये 12.5 मतलब कौन सा क्लासिफिकेशन है, BIS क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5 MPa। तो क्लास इक्वल टू 12.5 के लिए मेरे को इफ्लोरेसेंस मॉडरेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्लास अबाउट 12.5 इट शुड बी नॉट मोर देन स्लाइट। पूछा गया सवाल है SSC में और ES में भी पूछा गया कि अगर स्लाइट, अगर मेरे को चाहिए कि क्लास 12.5 से ज्यादा काम में ले रहा हूं तो उसका इफ्लोरेसेंस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बिलो स्लाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक, लास्ट टॉपिक है अपना, ब्रिक्स में कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं। तो पहला डिफेक्ट है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिक होती है उसके ऊपर सूजा हुआ कुछ दिखता है, आपको सूजन दिखती है। कैसी दिखती है, सूजन दिखती है, और वो भी कैसी, दबाओगे तो दब जाएगा। जैसे आप कभी तेल वेल से जले हो तो फफोले टाइप बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्लोटिंग। स्पंजी स्वोलन मास, कैसा दिखेगा, स्पंजी स्वोलन मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि जो कंप्लीटली बर्न्ड ब्रिक्स है। ठीक है, अब ये होता किसकी वजह से, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनियस मैटर या सल्फर इन ब्रिक्स, यानी कि जो मैटर था वो कंप्लीटली अगर जला नहीं है तो उसके ऊपर कैसा आ जाएगा, स्पंजी स्वोलन मास, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग। एक आता है ब्लैक, अगर उसके अंदर बिटुमिनस मैटर है प्रेजेंट तो उसकी वजह से काले धब्बे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, काले धब्बे। ब्रिक के ऊपर अगर आपको काले धब्बे दिखे तो उसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक कोर। और किसकी वजह से होता है, बिटुमिनस मैटर की वजह से। इफ्लोरेसेंस तो समझ में आ ही गया है, एल्कली की वजह से। एक होता है चफ्स, अगर गर्म ब्रिक है, एकदम हॉट बर्न्ड ब्रिक्स है, हॉट ब्रिक है, उसके ऊपर बारिश वगैरह के छींटे गिरेंगे, बारिश वगैरह हो जाएगी, तो देखो आप कोई भी गर्म चीज के ऊपर पानी गिरा हो तो कैसी आवाज आती है, चप चप आती है कि नहीं, वही आवाज को आपको ध्यान में रखना है कि उसको बोलते हैं चप्स। डिफॉर्मेशन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन हॉट ब्रिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं चप्स। फिर आता है ब्लिस्टर्स, इट इज कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स एंड ड्रेन टाइल्स ड्यू टू एयर इम्प्रिजन ड्यूरिंग द मोल्डिंग। जब आपने उसको बनाया है, जब बनाते टाइम अगर उसके अंदर कुछ गैसेस रह गई, रिलीज नहीं हुई है, जब उसको शेप देगा तब वो गैसेस रिलीज नहीं हुई, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, बाद में वो गैसेस जब रिलीज होगी तो वहां पर खाली जगह आ जाएगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर्स। एक होता है चेक्स, दिस इज बिकॉज ऑफ लम्प्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। अगर पानी ज्यादा है या लाइम कंटेंट उसके अंदर रह गया था गांठों की फॉर्म में, तो वहां पर कैसे आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं चेक्स। ठीक है, एक आता है स्पॉट्स। स्पॉट्स किसको बोलते हैं, अगर सल्फाइड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर डार्क सरफेस आएगा, ब्रिक क्ले, इट कॉजेस डार्क सरफेस स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। अब कोई लोग स्पॉट्स में और ब्लैक कोर में कंफ्यूजन, ब्लैक कोर में आपको जो स्पॉट होगा ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पर डार्क होगा, डार्क रेड डार्क भी हो सकता है, ब्राउन डार्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर सिर्फ ब्लैक कलर। एक होता है लेमिनेशंस, इट इज ड्यू टू द एंट्रैप्ड एयर इन द वॉल्स। अगर उस ब्रिक के अंदर वो एंट्रैप्ड एयर रह गई है तो उसको बोलेंगे लेमिनेशन। ओवर बर्निंग आपको पता है, अगर ज्यादा बना जला दिया ओवर बर्न तो कैसे होगा, ब्रिटल एंड हार्ड मास। ठीक है, ब्रिक्स इसका शेप भी लूज हो जाता है, और अंडर बर्न होगी तो कैसे होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, और रिजल्ट इन हायर वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना सॉफ्ट होगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और जितना ओवरबर्न होगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये था अपना टोटल पूरा ब्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिक्स की मशीनरी वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर channel. Thank you for watching our channel. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.